शानदार प्रॉफिट बुकिंग अब निचले स्तरों पर ट्रेड करते हुए सपोर्ट लेकर वापस उछलेंगे, सुधरेंगे या फिर और फिसलेंगे। कहां होगी क्लोजिंग और क्या करें कल मंथली एक्सपायरी की आप तैयारी रहेगा, इसी पर फोकस। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्सपायरी से पहले दिन वाला एक्शन बाजार में मिसिंग है। लग रहा था कि शायद आज रेंज से बाहर निकले, बट एक बार फिर से ऊपरी स्तरों से आए हैं बाजार पर दबाव। आखिरी 1.5 घंटे क्या करना है आपको, आइए बताएंगे। सबसे पहले तो सर इस समय की बड़ी बातें जान लेते हैं। बड़ी बात यही है दीप की मजबूत शुरुआत होने के बाद ऊपरी स्तरों से और एकदम परफेक्ट लेवल से बाजार निचले स्तरों पर आते हुए दिखे। निफ्टी ऊपर से 100 पॉइंट फिसलकर 18,100 के थोड़ा सा नीचे है और बैंक निफ्टी दिन की ऊंचाइयों से लगभग 400 साढ़े 400 अंक फिसलकर 42,600 के करीब ट्रेड करता हुआ दिखा है। आईटी ऑटो इंडेक्स 1% मजबूत है। दमदार नतीजों से मारुति 1 महीने की ऊंचाइयों पर पहुंचता हुआ दिख रहा है। रियल एस्टेट शेयर और सरकारी बैंक आज हैं कमजोर। फार्मा इंफ्रा में भी है प्रॉफिट बुकिंग और मेटल शेयर भी आधा से 1.5% तक की कमजोरी का संकेत दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स में हल्की नरमी है। यूरोप के बाजार हैं मिले जुले आज के सेशन में। यह है आपके लिए भरपूर एक्शन वाला मामला। अरे जी, बाजार में तो फायरवर्क्स बिल्कुल नहीं हो रहे सर, बट इंडिया की बैटिंग हो रही है और अच्छी शुरुआत करी है इंडिया की टीम में। एटलीस्ट वहां पर कुछ एक्शन दिख रहा है जो हमारे बाजार में मिसिंग है, वो आपको ठीक है। आज तो इंदौर में है ना शायद। हाँ करेक्ट, तो बढ़िया है। पिच पे दिख रहा है थोड़ा एक्शन। ठीक है, कहीं कहीं तो एक्शन है और बढ़िया। वैसे एक्शन हमारे यहाँ भी कम नहीं और खराब नहीं है, बट एक बार फिर से सर जैसे ही रेजिस्टेंस आई, जो सुबह हम बात भी करते थे क्लोजिंग मोमेंट सुबह के शो में यही बात करी थी कि ऊपर से गया और वहां से फिर दोबारा ऊपर नहीं गए। देखो अपने बायस नहीं हो सकते। हाँ, बायस इसलिए आज से नहीं हो सकते कि अगर ट्रेडिंग रेंज का लोअर एंड 17,800 के आसपास निफ्टी 4 बार 5 बार पहुंचे, न तोड़े घूम के आ जाए, वो चलेगा। और 17,150 200 के आसपास 4-5 बार पहुंचे और बिना तोड़े वापस नीचे आए तो नहीं चलेगा। ऐसा नहीं हो सकता ना। और इसलिए हम बात करें कि जितना लंबा समय आप किसी एक रेंज में लगाएं, उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एक बार में आपसे तोड़ी भी नहीं जाएगी वो रेंज। और वो एकदम परफेक्ट ट्रेड हो रहा है। इसमें कहीं कोई किसी को शिकायत होनी ही नहीं चाहिए, गलतफहमी होनी ही नहीं चाहिए। और दूसरा है कि कल मंथली एक्सपायरी के एक दिन पहले इतना भी ऊपर नीचे ना हो, मतलब क्या, मतलब चाहते क्या है आप, कुछ तो होगा। तो मार्केट ही है ना भाई। तो मेरे ख्याल से एकदम 18,200 और 43,000 के आसपास से जो घूमा है, अब खाली यही है दिक्कत क्या कि 43,000 से घूमना चाहिए या 43,075 से, ये डिसाइड करने वाले आप और हम कौन है। राइट, 18,200 से घूमना चाहिए 18,175 या 18,225 से, ये आप और हम कौन है। सो बात बिल्कुल परफेक्ट है। जो ट्रेडिंग रेंज की जिसकी हम बात लगातार कई समय से कर रहे हैं, 18,150 18,250 बीचों बीच 18,200 से घुमा है। ऊपर की तरफ 43,000 के आसपास की रेंज है, एग्जैक्टली 43,075-70 का लेवल बनाकर थोड़ी देर के लिए, कुछ क्षणों के लिए ऊपर गया था, वापस वहीं से घूम गया। तो बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एकदम परफेक्ट लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग आई है, हायर रेंज पर रुका है। अब बचे हुए 1.5 घंटे के लिए मैं आपको एक ही चीज कहना चाहता हूँ। एक बार जरा मुझे डाउ फ्यूचर्स दिखा दो तो फिर मैं आपको कुछ बोलूँ। डाउ फ्यूचर्स 25-30 पॉइंट ऊपर, यानी कि अभी भी आपको पता नहीं अमेरिका में क्या। मेरा ये समझना है कि अब आप खरीदारी की रेंज में आ रहे हैं। ओके, 18,025 18,075 की रेंज वो है निफ्टी पर, जहां पर आपको फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए। सुबह की कमेंट्री में यही कहा था, बिल्कुल यही कहा था। और सुबह पहले मौका नहीं मिला, अब आपको मिला। तो जितना 18,025 के नजदीक खरीद पाए उतना आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल रहेगा। सो आई थिंक 18,075 के नीचे से ही जहां जब आपको ठीक लगे वहां खरीदना है। अभी 75 से ही घुमा है बाजार, वहीं से घुमा है। 79 का लो बना है। ओके, वहीं से थोड़ा घुमा है 78 का बराबर, 70-79 बराबर। और बैंक निफ्टी दीप आ रहा है 18,500 सॉरी 42,500 42,625, ये रेंज है जहां से बैंक निफ्टी को घूमना चाहिए। आज बैंक निफ्टी का भी लेवल 42,615 का है। तो मुझे चिंता नहीं है, मुझे ये लेने की रेंज में पहुंचता हुआ दिख रहा है और यहाँ पर खरीदारी करने की शुरुआत कर देनी चाहिए। अब वही मौका है ना। 18,200 पे बेचा नहीं गया, 18,050-75 18,025 पे लिया नहीं जाएगा, तो करेंगे कैसे काम। ये अब अगर आपके सेल सिग्नल आएगा आप बेचेंगे तो आप फंस जाएंगे, और 43,000 के ऊपर बाय सिग्नल आएगा खरीदेंगे तो फंस जाएंगे। ट्रेडिंग रेंज को ट्रेड करने का यही तरीका है दीप, आपको यही करना पड़ेगा। इसीलिए मैं सुबह भी कह रहा था कि आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के करना है। ये बेचने का लेवल नहीं है, लेने का लेवल है। और सुबह हम साफ मना कर रहे थे, गैप से खुल रहा है तो नहीं लेना है। करेक्ट। अब हो तो करो, नहीं हो तो मत करो। हाँ, अगर कर सके कॉन्ट्रा ट्रेड, आसान काम नहीं, हर किसी के बस की बात भी नहीं है, मुश्किल होता है। 18,200 पे किसी का मूड खराब नहीं होता, 43,000 पे किसी का मूड खराब नहीं होता। और यहाँ पे जब दिन के लो पॉइंट पर ऊपर से 500 पॉइंट आप नीचे आ जाए निफ्टी, बैंक निफ्टी पर 150-100 पॉइंट आप निफ्टी पर नीचे आ जाए तो लिया नहीं जाता। अगर ले सकते हैं तो धीमे धीमे लेना है आपको, नीचे में बेचना नहीं।
वापस 18,150, 175, 200 की रेंज में आए, उस समय का मूड माहौल देखकर वहां पर बेचिए। वापस आप 42,800 से लेकर 43,000 की रेंज में आए, वहां पर बेचिए, सिंपल। गॉट इट। ओके, तो अब रेंज में आ रहा है खरीदने की, वहां पर आप मौका ढूंढे बाजार में। सोना नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर आपको एक बार फिर से दिख रहा है, उस पर भी रखें नजर। कोलगेट के अभी अभी नतीजे आए थे, उसके स्टॉक पर भी हम हमारे एक्सपर्ट्स की रिएक्शन लेंगे। आइए तब तक जो बाकी नतीजे आ चुके हैं उसके बारे में जान लें, और जो इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं, आने वाले नतीजे हैं, वो भी जान लेते हैं कुशल और अरमान के साथ। कुशल, बताएं कौन से नतीजे और ट्रिगर्स हैं बाकी बाजार के लिए? गुड आफ्टरनून दीप। आने वाले नतीजों में अभी भी HDFC AMC, इंडस टावर्स, पिडलाइट इंडस्ट्रीज, SBI कार्ड्स और साथ ही यूनाइटेड स्पिरिट्स समेत TVS मोटर के नंबर्स पर आपको नजर रखनी है। सोम डिस्टिलरी से इसकी बोर्ड मीटिंग होने वाली है। नतीजों के साथ साथ राइट्स इश्यू के जो टर्म्स हैं उसको डिसाइड करने के लिए भी कंपनी विचार करेगी। कैबिनेट की बैठक भी आज शाम 6 बजे, तो उस पर भी नजर रखिए। कल के दिन में निफ्टी से बजाज ऑटो, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज और टाटा मोटर्स अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे। नेफुनर स्पेस से टोरेंट फार्मा, डिक्सन टेक, DLF और साथ ही इंद्रप्रस्थ गैस IGL, इसके भी नंबर्स आएंगे। केफिन टेक्नोलॉजीज, इसका एंकर बुक का 50% लॉक इन खत्म हो जाएगा। साथ ही बीकाजी फूड्स, इस पर नजर रखिए। कंपनी के नतीजों के साथ साथ सब्सिडरी में एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने पर भी कंपनी विचार करती हुई दिखेगी। आरती सर्फेक्टेंट्स का राइट्स इश्यू भी खुलेगा। 555 रुपए प्रति शेयर के भाव पर यह राइट्स इश्यू डिसाइड किया गया था। एक्स डिविडेंड होंगे हैवेल्स, नाल्को और साथ ही परसिस्टेंट सिस्टम्स के काउंटर। और ग्लोबल इवेंट के लिहाज से हांगकांग के बाजारों में तो छुट्टी रहेगी। यूरोप के बाजार में ECB का जो नॉन मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है होने वाली है, उस पर भी आपको फोकस रखना है। दिसंबर महीने का PPI आंकड़ा UK का, वो भी आपके सामने कल के सत्र में ही आता हुआ दिखेगा। गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 तारीख को हमारे यहाँ पे बाजारों में छुट्टी रहेगी। एलिन टेक्नोलॉजीज, साथ ही इसका भी IPO का 50% एंकर लॉक इन खत्म होने वाला है। रूट मोबाइल की डिविडेंड को लेकर भी बोर्ड बैठक होने वाली है। साथ ही चौथी तिमाही का जो GDP आंकड़ा है US का, वो भी आपको 26 को आता हुआ दिखेगा। ट्रिगर्स तो बहुत सारे हैं बाजार के लिए। GDP का आंकड़ा भी आने वाला है इस हफ्ते अमेरिका का, वहां पर भी हमारी नजर है। अरमान, और आप बताएं कौन से नतीजे एक तो अब तक जो आ चुके हैं उन पर पहले फोकस करते हैं। जी, कई सारे नतीजे आते हुए दिखे हैं, जिसमें सबसे पहले आप मारुति सुजुकी की बात करें तो वहां पर मुनाफा देखें 132% बढ़ता हुआ दिखा है। वही आय में आपको 25% का उछाल दिखेगा, और मार्जिन्स में भी आपको बढ़िया बढ़त दिख रही है। 6.7% से बढ़कर 9.8% पर आते हुए दिखे हैं। और Q3 में अगर आप कुल बिक्री देखेंगे तो लगभग 4.66 लाख जो गाड़ियां हैं वहां पर बिक्री होती हुई दिखी है। ग्रैन्यूल्स की बात करें, यहाँ पर मुनाफे में लगभग 23% के आसपास का उछाल है। वहीं आय में भी लगभग आपको 15% का उछाल दिखेगा, और मार्जिन्स में भी आपको थोड़ी बढ़ोतरी दिखेगी। 17% से बढ़कर 20% के आसपास जो है आते हुए दिखे हैं। सुप्रीम इंडस्ट्रीज, यहां पर मुनाफे में लगभग 15% की कटौती है। हालांकि आय बढ़कर आई है, लगभग 19% बढ़कर आई है, पर मार्जिन्स में इसलिए आपको कटौती दिख रही है। 16.3% से गिरकर 13.1% के आसपास आते हुए दिखे हैं। CG पावर, आय लगभग 14% बढ़कर आई है। वहीं मुनाफे में 58% के आसपास की आपको कटौती दिखेगी, क्योंकि मार्जिन्स में कट है। अगर आप मार्जिन्स की बात करें, हालांकि नहीं, मार्जिन्स अगर आप देखेंगे तो मार्जिन्स में आपको लगभग बढ़ोतरी दिख रही है, क्योंकि पिछले साल जो है वो एक मुश्त मुनाफा था, उसके चलते नंबर्स इस तरीके से दिख रहे हैं। टाटा कॉफी, यहां पर मुनाफा में लगभग आधे होते हुए दिखे हैं मुनाफे, और आय में 19% का उछाल है। उसका रीजन ये है क्योंकि जो मार्जिन है वहां पर आपको बड़ा कर देखा गया, 18.5% से गिरकर 12.5% पर आते हुए दिखे हैं। इंडोको रेमेडीज, मुनाफा लगभग 15% कम होता हुआ दिखा है। आय में लगभग 12% का उछाल है, और वहीं यहाँ पर भी वही रीजन है, मार्जिन जो है वो गिर कर आए हैं, 20.5% से गिरकर 15% के आसपास आते हुए दिखे हैं। स्नोमैन लॉजिस्टिक, यहाँ पर भी आय बढ़कर आई है, 73 करोड़ से बढ़कर लगभग 110 करोड़ के आसपास आती हुई दिखी है। मार्जिन्स में आपको यहाँ पर भी कटौती दिखेगी, 24.4% से गिरकर 21.4% पर। अंत में यहाँ पर अगर देखेंगे तो स्नोमैन लॉजिस्टिक के भी मार्जिन्स घट के आए हैं। ओके, तो ढेरों नतीजे आ चुके हैं, और उस नतीजों का रिएक्शन भी, कुछ और नतीजे भी जैसे हम बात कर रहे हैं आ रहे हैं। बट खबरें कौन सी हैं आज की अरमान? बिल्कुल, सबसे पहले ग्रैन्यूल्स पे खबर आती हुई दिखी है, क्योंकि US FDA से इनको एक दवा की अर्जी दी थी उन्होंने, उसके लिए इनको मंजूरी मिलती हुई दिखी है। और ये जो दवा है, ये अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, उसके लिए जो है इस दवा का उपयोग किया जाता है। डिलीवरी पर आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि गोदरेज एयर कूलर सप्लाई चेन से इनको एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। टोरेंट फार्मा, यहाँ पर भी इनका गुजरात के एक प्लांट को US FDA से OAI, जो कि स्टेट अगर आप ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड जो है वो इनको यहाँ पर मिलता हुआ दिखा है। लुपिन में यहाँ पर भी इनको एक दिल से जुड़े एक इलाज के लिए इन्होंने एक जो दवा है वो लॉन्च की है, और उसी के साथ साथ कई सारी ब्लॉक डील्स हैं, जिसमें आप ONGC 1 करोड़ शेयर्स, नाइका 37 लाख, ITC 40 लाख, रिलायंस इंडस्ट्रीज 20 लाख, एक्सिस बैंक 10 लाख, साउथ इंडियन बैंक 17 लाख, और लिस्ट कई बड़ी है जिसमें JSW, ICICI बैंक, HDFC बैंक 10-10 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए। ओके, तो ढेर सारे एक्शन वाले स्टॉक आपके सामने
ये नजर आ रहे हैं। आइए, एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है हमारे साथ। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, हिमांशु जी, नितिन जी और शरद अवस्थी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। आप सभी का है स्वागत। आइए, पहला बिगुल हिमांशु जी के लिए। हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीप, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनिल जी, मुझे लगता है कि मारुति में नंबर्स के बाद एक बहुत शानदार ब्रेकआउट आया है और मुझे लगता है कि ये जो ब्रेकआउट है ये एक्सटेंड होता हुआ नजर आ सकता है और इसी लेग में ये स्टॉक 8,800 8,900 तक का मूव आने वाले 1 से 2 दिनों में दिखाता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पर फेब्रवरी सीरीज की 8,800 8800 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदारी करके चलेंगे, जो कि अभी 170 रुपए ट्रेड कर रही है। इसको 170 और 150 इस जोन में एक्यूमुलेट करके चलने की सलाह रहेगी। 120 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले 1 से 2 दिनों में इसमें 250 यानी कि 250 रुपए तक के टारगेट्स आते हुए नजर आ सकते हैं। मुझे लगता है अनिल जी कल यहाँ पर बड़े अपग्रेड्स आते हुए नजर आ सकते हैं और उसके बाद स्टॉक में एक अच्छा रनअप और एक्सटेंड होता हुआ नजर आ सकता है। इसलिए 8800 की कॉल ऑप्शन खरीदनी है 170 150 के जोन में, 120 के स्टॉप लॉस के साथ और 250 रुपए के टारगेट्स के लिए। तो मारुति की 8800 की कॉल आपको खरीदनी है। नंबर्स भी हमने देखे थे और बढ़िया नंबर्स आए थे। हर पैमाने पर अगर देखें तो अनुमान से बेहतर नंबर्स आपको आते हुए दिखे हैं। इनफैक्ट शरद जी भी हैं हमारे साथ। और शरद जी, एक रिएक्शन मारुति पर आपका भी सर। अबव एस्टिमेट्स नंबर्स आते हुए देखें। रिसेंटली स्टॉक भी खबरों में रहा है, नई लॉन्चेस भी करी हैं और खबर यह भी है कि जो नई लॉन्चेस करी, स्पेशली जो जिम्नी जीप लॉन्च करी है, उसको भी बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है। क्या कहेंगे सर मारुति के बारे में? देखिए, पॉजिटिव डेवलपमेंट है। पहले क्वार्टरली नंबर्स की बात कर लेते हैं। हमारे हिसाब से भी, हमारे अनुमान से तीनों ही एस्पेक्ट्स पे नंबर्स हमारी एक्सपेक्टेशन से बेटर हैं। रेवेन्यू के लेवल पे भी, इबिटा के लेवल पे भी और पैट के लेवल पे भी, और मार्जिन्स भी कंपैरेटिवली बेटर है। तो हमें लगता है ऑलराउंड बीट है कंपनी के नंबर्स में। और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, जैसा कि आप बोल रहे हैं, नए लॉन्चेस की वजह से जो ट्रैक्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए। जो पुरानी पेंटअप डिमांड है वहाँ पे भी स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए। गैस की कीमतें नीचे आने की वजह से जो सीएनजी मॉडल्स में थोड़ा बहुत स्लो डाउन हम पिछले 6-8 महीनों में देख रहे हैं, वहाँ पे भी ट्रैक्शन वापस आनी चाहिए। तो मुझे लगता है ऑल ओवर मारुति के लिए काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और वैल्यूएशन के लिए आज से भी स्टॉक अभी महंगा नहीं है। हमारे लक्ष्य करीब 9,800 10,000 के हैं। मोस्ट प्रोबेबली कल परसों में जब हम रिजल्ट अपडेट रिलीज करते हैं तो एक रिविजन अपवर्ड हो सकता है स्टॉक में। टारगेट ऑलरेडी अच्छे हैं, 9,800 और 10,000 के करीब पे टारगेट्स हैं, बट शायद और रिवीजन हो सकता है। बढ़िया मोमेंटम मारुति। और शरद जी, जैसे ये आपने अभी रिजल्ट देखा, आपको पसंद आया, तो आप तुरंत टारगेट रिवाइज नहीं कर सकते? मतलब सारा मीटिंग करनी पड़ेगी, एक कमेटी बैठेगी, उसके बाद फाइनल होगा, ऐसा तुरंत ही कर सकते कि नहीं बहुत अच्छा लगा, मेरा तो मन हो रहा है रिवाइज कर दूं? नहीं सर, डिपेंड करता है। कंपनी से बात करते हैं, कौन कॉल में क्या अपडेट्स निकलती है, उसको मॉडल में इंप्लीमेंट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि फाइनल टारगेट में कितना बड़ा रिवीजन करना है, नहीं करना है। और तब तक भाव बढ़ गया तो सारी चीजें तो हम कैप्चर नहीं कर सकते। ठीक बात है। यही तो फर्क है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और एक ट्रेडर के तौर पर, क्योंकि आप जो एडवाइस देते हैं वो फंडामेंटल्स के बेसिस पर और पूरी लॉन्ग टर्म के बेसिस पे होती, तो इसलिए पूरी मॉडलिंग करके देखकर, डेटा देखकर, वैल्यूएशन देखकर, मैनेजमेंट को सुनकर आगे का अनुमान लगाना होता है कि टारगेट्स कितने बढ़ाए जाए, घटाए जाए। ये है मारुति पर शरद जी की तरफ से पूरी राय। बिल्कुल, और स्टॉक मोमेंटम में भी आ रहा है। इनफैक्ट मारुति ने टाटा मोटर्स भी देख लीजिए, ये भी अच्छे मोमेंटम में आ रहा है और इसके नतीजे आने वाले हैं कल। अब क्या मारुति का ऑप्टिमिज्म आप कह सकते हैं कि थोड़ा टाटा मोटर्स पर रब ऑफ हो रहा है? क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि ये काउंटर भी अब आपको मोमेंटम में आते हुए दिख रहा है। प्रीव्यू भी जानेंगे टाटा मोटर्स का, शरद जी पर की राय भी लेंगे टाटा मोटर्स की, पर एक बार चार्ट चेक ले लिया जाए क्योंकि इस समय अच्छी तेजी में टाटा मोटर्स दिख रहा है। कुणाल जी, गुड आफ्टरनून सर, एक बार जरा टाटा मोटर्स का चार्ट देखें। देखिए, बहुत ही बेहतरीन चार्ट है दीपांशु। आज सवेरे मेरे और राकेश जी के रडार पर भी ये स्टॉक था, एक ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है और एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न इसके डेली चार्ट्स पर बना है, जिसका ब्रेकआउट आज आता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि 440 445 तक सीधे जाना चाहिए। जिनके पास पोजीशन है सवेरे की या कल की, होल्ड करें और एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख लें 415 रुपए पर। मुझे लगता है कि 440 इसके लिए अगला पड़ाव होना चाहिए। ये है आपके लिए टाटा मोटर्स नतीजों से पहले बेहद मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लेकिन एक और स्टॉक जो नतीजों के बाद हल्का कमजोर है, आइए उस पर करते हैं फोकस, और वो है कॉनकोर। रिजल्ट्स के बाद के एक्शन पर करते हैं फोकस और बात करते हैं टॉप मैनेजमेंट से। वक्त है न्यूज फॉर यूज सेगमेंट का।
कौन कौन, जैसा कि आप जानते हैं, देश की दिग्गज सरकारी लॉजिस्टिक कंपनी में से एक है ये, और पोर्ट, एयर कार्गो और कोल्ड चेन मैनेजमेंट का कारोबार करती है। कल ही बाजार बंद होने के बाद नतीजे आए थे और मैं नतीजे बताऊं उससे पहले हम स्वागत करेंगे कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर CMD साहब वी कल्याण रामा साहब कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। रामा सर, बहुत बहुत स्वागत है। पहले एक बार हमारे दर्शकों को नतीजे बता दूं और उसके बाद मैं आपसे मुलाकात करता हूं। आय जो है कंपनी की वो बढ़कर आई है 3% के आसपास और कामकाजी मुनाफा यहाँ पर 426 करोड़ के आसपास रहा है, 6% घटा है। मार्जिन्स में आई है कमी, 21% के मार्जिन्स रहे हैं 24% से घटकर, और मुनाफा 287 करोड़ से बढ़कर 297 करोड़ हुआ जरूर है, लेकिन हमारी उम्मीद लगभग 325 करोड़ के आसपास की थी, तो एकदम म्यूटेड नंबर है। देखते हैं क्या वजह रही है। रामा सर, बहुत बहुत स्वागत है। बताएं सर, सबसे पहले तो रेवेन्यू तो बढ़कर आया है मामूली, लेकिन मार्जिन्स पर रहा है प्रेशर, क्या खास वजह रही सर? Thank you, Anil ji, to give us this opportunity to be with all your viewers. Sure, sir. So the main reason is that we got some constraints, some infrastructure constraints coming in our way. So the empty running has increased. क्या है, कुछ जियोपॉलिटिकल रीजन से हम लोग अभी कंटेनर का शॉर्टेज फील कर रहा है डोमेस्टिक में, एंड रेक का शॉर्टेज है। इस साल में हम लोग एक भी रेक ऐड नहीं कर पाया था। हम लोग का प्रोग्राम था 48 रेक्स ऐड करने का इस साल में, पर पहले 9 महीने में एक रेक भी आया नहीं है। उसका कुछ कंपोनेंट्स, मेनली व्हील एंड एक्सिल, मिल नहीं रहा है इंडिया में। उसका हम लोग अभी नाउ वी आर वर्किंग ऑन दोस थिंग्स एंड वी आर नाउ ट्राइंग टू फाइंड आउट डिफरेंट सोर्सेज टू गेट द रेक्स। तो इसमें थोड़ा सा एम्प्टी रनिंग बढ़ जाता है टू मीट द डिमांड्स ऑफ वेरियस कस्टमर्स। एंड सेकेंड थिंग इज दिस uncertainty going on. So some of the customers are taking some positions, so we have to come out with new schemes. So a little bit of incentive schemes we have encouraged. So that effect also has come on the balance sheet. But this will get nullified in the following quarters because now we are seeing traction in those schemes very well. So this is because of the competition from road and also some other operators working with very low margins in the present sector. So this has a little bit put effect on our margins. ओके, तो ये बड़ी मुश्किल सिचुएशन है कि जहाँ पर आपको सप्लाई कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं। तो ये बताएं, लेकिन डिमांड साइड पर कैसी सिचुएशन है? डिमांड क्या अभी भी स्ट्रांग है या फिर ग्लोबल स्लोडाउन जो दिख रहा है उसका इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो चुका है? थोड़ा उसके बारे में आइडिया दें सर। ठीक है, डिमांड में मैं इसको आई विल टेक इन 2 सेगमेंट्स सेपरेटली। वन इज डोमेस्टिक डिमांड। डोमेस्टिक में डिमांड बहुत ही अच्छा है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर वी हैड सीन अ ग्रोथ ऑफ 32%, 32% हम लोग का इंक्रीज मिला है लास्ट ईयर, और इस साल में भी ये 30% से ऊपर हर क्वार्टर में हमको इंक्रीज मिल रहा है। करस्पॉन्डिंग क्वार्टर से मैं देखा जाए तो इस साल भी हम लोग 30% से ऊपर डोमेस्टिक में इंक्रीज देखेंगे। और डोमेस्टिक का इंक्रीज बहुत ही अच्छा शुभ सूचक है किसी लॉजिस्टिक्स कंपनी के लिए, बिकॉज इंडिया में जो लॉजिस्टिक्स हो सकता है, बहुत स्कोप है इंडिया में लॉजिस्टिक्स करने का। अपना पास इतना पॉपुलेशन है, सबको लॉजिस्टिक्स सब चीज पहुंचाने में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उसमें हम लोग को कंस्ट्रेंट तो काफी है। ये कंटेनर का, रेक का कंस्ट्रेंट बहुत है। इसमें कंटेनर भी हम लोग अपना कंटेनर यूज करते हैं, तो हम लोग को कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग हम लोग काफी ऑर्डर्स रिलीज किए इंडिया में। ये मैं बताते हुए खुशी है, आत्मनिर्भर भारत का प्रोग्राम में हम लोग 18,000 कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग का ऑर्डर्स रिलीज किया। बट इकोसिस्टम बनने में थोड़ा टाइम है, थोड़ा समय लगता है इसके लिए। अभी मेरा उम्मीद है अगले साल से हमको अच्छा कंटेनर इंडिया से मिलेगा। पर हम लोग का जो जरूरत है, कंटेनर का जो डिमांड है आज के दिन में बहुत है, 18,000 से भी ऊपर है। तो हम लोग कोशिश कर रहा है और कहाँ से ला सकता है, avoiding the geopolitical problems. So let's see, because the main geopolitical problem is that China imports are not allowed now. So that is the main constraints. Earlier China ही हम लोगों को कंटेनर सप्लायर। ओके, तो चाइना, लेकिन आपको लगता है कि सर लोकल आप ये सारा ले पाएंगे, यहाँ प्रोड्यूस हो जाएंगे कंटेनर और मिल जाएंगे आपको? इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है हम लोग अभी। तो कंपनीज अभी स्टार्ट किया प्रोडक्शन। मतलब आप भी जानते हैं थोड़ा सा समय तो लगेगा ये सब जो उसमें काफी ग्रोथ आने के लिए, एंड टू डेवलप दैट इकोसिस्टम प्रॉपरली दैट टाइम इज रिक्वायर्ड। सो दैट इज नाउ इज ऑन एंड आई एम होपफुल नेक्स्ट ईयर इट विल कम।
So coming back to the demand part which you asked me, Exim में demand अभी ठीक है. Import export में there is a slight growth in the import volumes, but we had some loss in our import share of our Exim traffic both in imports and exports. Particularly at Mundra port we lost in imports and Pipavav we lost in exports. So we came out with certain schemes, and these schemes were introduced in the month of November and December. We have seen a very good traction coming out of those schemes. Particularly one scheme which we launched is 1+1 scheme, one load, one empty free movement. So that is giving good volumes, and we are very hopeful that this quarter we will be able to recover the last round. ओके सर, एक और सवाल मैं आपको बजट से लेकर पूछना चाहता हूँ, क्योंकि बजट आ रहा है, फोकस पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पर बजट का रहने वाला ही है। ये बताएं सर, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी कंपनी की, आपकी इंडस्ट्री की, क्या कुछ चाहिए सरकार से इस बजट में? देखिए, बजट में मतलब ऐसा कुछ सरप्राइज अनाउंसमेंट तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, बट द नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल व्हिच वाज लॉन्च्ड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, that is going to help the logistics sector very much, because lot of the corners will get rounded off, lot of obstructions, lot of data flow problems, they all will get sorted out. And the digitization is a very important aspect. उसमें जो है काफी सबको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा. वैसे हम लोग कंपनी तो हम लोग लगभग 98% डिजिटाइज्ड है. पूरा कामकाज हम लोग डिजिटाइज्ड मोड में करते हैं. सो हम लोग का इसका काफी फायदा मिलेगा जो है नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल का. और बाकी जो बजट का विकास हम लोग लॉजिस्टिक्स सेक्टर में है, सर्विस सेक्टर, जैसा इंडस्ट्री का ग्रोथ आएगा हम लोग का ग्रोथ मिलेगा. जहां प्रोडक्शन में 1% ग्रोथ आएगा हम लोग को 1.5% ग्रोथ मिलेगा. तो ये जो आत्मनिर्भर भारत का प्रोग्राम है, तो इसमें definitely there will be some good announcements for the industry, for all the electronics industry, and a lot of PLI schemes are coming up. So that is going to give us the lot of benefit, lot of movement we are expecting, logistics growth we are expecting. तो हम लोग का काफी अच्छा प्रोग्राम अनिल जी. We want to increase our rakes by almost 270 rakes in next 3 years. So we have to come out of these constraints. And containers also, domestic में आज हम लोग का पास 37,000 कंटेनर है. हम लोग का प्रोग्राम है इसको 2 लाख कंटेनर तक ले जाने के लिए विद इन नेक्स्ट 3 to 4 years. इतना डिमांड हम लोग फोर्स ही कर रहा है मार्केट. सर, करेंगे कैसे? इस साल तो आपको एक भी नहीं मिला और आप अगले साल 200 से 250 के आसपास जोड़ना चाहते हैं. पॉसिबल है सर? अभी अगले 3 साल में पॉसिबल है, बिकॉज इसमें मेजर कंस्ट्रेंट व्हील एंड एक्सिल का है. बाकी सब इंडिया में मिल रहा है. व्हील एंड एक्सिल ये पहले जो है कुछ रेलवे का पॉलिसी था इसको सिर्फ रेलवे वर्कशॉप से लेने के लिए. रेलवे का भी डिमांड बढ़ गया, सो रेलवे वर्कशॉप का पास कैपेसिटी नहीं है आज हम लोग को देने के लिए. तो हम लोग अभी नया नया सोर्स को ढूंढ के डेवलप कर रहा है. तो ये डेवलप करने में अगेन 3-4 महीना लगेगा, उसका बाद हम लोग को मिल जाए. सर, या तो आप खुद ही बनवाना शुरू कीजिए या फिर कोई PLI स्कीम निकलवाइए जिससे कि कंटेनर्स की और रैक्स की जो डिमांड है आपकी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इतना बढ़िया बिजनेस आउटलुक आप बता रहे हैं, इतना स्ट्रॉन्ग डिमांड है, सब कुछ बढ़िया, कंपनी सेटर. एक्चुअली हमें लग रहा था सर कि जब नतीजे देखे तो इतने ढीले ढाले से नतीजे कैसे हैं, लेकिन आपसे बातचीत करके ये समझ में आया है कि नंबर्स अब अवेलेबिलिटी नहीं है रैक्स की, तो आप क्या करेंगे, क्योंकि जो सिचुएशन है उसमें नंबर्स बिल्कुल भी किसी भी लिहाज से खराब नहीं है. धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए, अपने रिजल्ट्स पर पूरी बातचीत करने के लिए. उम्मीद करें कि सर इस साल 2023 में आपको जो रिक्वायरमेंट है रैक्स की, कंटेनर्स की, वो शायद काफी हद तक पूरी हो. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू वेरी मच. तो कौन के CMD बताते हुए नतीजों के बारे में, बड़ी सिचुएशन विचित्र ही है ना. मतलब तैयार है, बिजनेस भी हमें करना है, बस हमें मिल नहीं रहा है कैपेसिटी कि हम कर सकें. लेकिन अच्छी बात ये कि इतनी मतलब मुश्किलों में भी उन्होंने मेंटेन रखे हैं अपने फाइनेंशियल्स, ये बड़ी बात है. चलिए बढ़ते आगे और कुछ और एक्शन आपके लिए तैयार होते हुए दिख रहे हैं. SBI कार्ड के रिजल्ट आए, दीप जरा एक बार जरा नजर डाल. कुछ ज्यादा खास नहीं दिख रहे हैं अनिल जी. आय 1000 करोड़ से बढ़कर 1145 करोड़ की आपको आती हुई दिखी है. कुछ ज्यादा वहां पर मूवमेंट नहीं है. मुनाफा 386 करोड़ से बढ़कर 509 करोड़ का आया है. एनपीएस में ग्रॉस एनपीएस में हल्की बढ़त है 2.14 से 2.2, तो 2.22 ऑलमोस्ट सेम लेवल पर ही आप कह सकते हैं. हल्की बढ़त वहां पर आपको दिख रही है. बट QOQ अगर आप मुनाफा देखें तो 509 से 526 करोड़ ही हुआ है. आय की भी अगर आप बात करें तो QOQ बेसिस पर करीब 300 करोड़ 200 करोड़ से आय बढ़कर आई है. तो कुछ ज्यादा खास नतीजे नहीं दिख रहे हैं, बट ठीक ठाक नतीजे आए हैं SBI कार्ड्स के. एक बार कुणाल जी से राय ले लें. कुणाल जी, थोड़ा अनुमान से कमजोर नतीजे दिख रहे हैं, इसलिए शायद स्टॉक भी नेगेटिवली रिएक्ट कर रहा है. इस समय 2-2.5% नीचे है. चार्ट्स पर राय दें सर SBI कार्ड्स.
देखिए, जैसे सवेरे हम लोग चर्चा कर रहे थे दीपांशु, मेरा मत अभी भी यही है कि मुझे लगता है कि कमजोर चार्ट है। अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म चार्ट्स देखें तो कमजोरी दिख रही है और एक अंडर परफॉर्मेंस लगातार इस स्टॉक से हमने देखी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 700 रुपए के आसपास ये स्टॉक एक मेजर सपोर्ट के करीब आ जाएगा। तो अगर कोई इन्वेस्टर हैं तो उन्हें 700 के आसपास इसमें खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए मध्यम से लंबी अवधि के लिए। फिलहाल मुझे लगता है कि कोई ट्रेड यहाँ नहीं बनता है, तो ट्रेडिंग का बिल्कुल इरादा ना करें और स्टॉक से दूर रहे, बेहतर रहेगा। ट्रेडिंग का बिल्कुल इरादा ना करें और स्टॉक से दूर रहें। सुमित जी का एक कॉल है। सुमित जी, आपके पास आता हूं, 1 मिनट सर। उससे पहले साउथ इंडियन बैंक के भी नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं और यहां पर एक बार हम फोकस करते हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम 44% बढ़कर आपको आती हुई दिख रही है। शानदार ग्रोथ नेट इंटरेस्ट इनकम में आई है। जहां तक साउथ इंडियन बैंक का सवाल है, 573 करोड़ से बढ़कर 825 करोड़ की आई है। घाटे से मुनाफे में आपको बैंक आते हुए दिखा है। 50 करोड़ के घाटे के सामने आपको 103 करोड़ का मुनाफा आते हुए दिख रहा है। ग्रॉस एनपीएस 5.67% से घटकर 5.48, नेट एनपीएस 2.51 से घटकर 2.26 तिमाही दर तिमाही के आधार पर। और सबसे बड़ी बात, प्रोविजंस साल दर साल देखेंगे तो 88% की गिरावट है, 346 करोड़ से सिर्फ 41 करोड़। और तिमाही दर तिमाही देखेंगे तो भी 180 करोड़ से घटकर 41 करोड़। तो बहुत ही बढ़िया नंबर्स आप कह सकते हैं एक बार साउथ इंडियन बैंक के लिए आए हैं। स्टॉक जैसे भी रिएक्ट कर रहा हो, ऑन द फेस ऑफ इट नंबर्स यहां पर आपको अच्छे दिख रहे हैं। एनआईए में अच्छी ग्रोथ आई है। प्रोविजंस भी आपको साल दर साल तिमाही दर तिमाही गिरते हुए दिखे हैं। घाटे से मुनाफे में आपको बैंक भी आते हुए दिख रहा है। साउथ इंडियन बैंक, इसके चार्ट पर भी एक बार राय ले लेते हैं, क्योंकि स्टॉक का आज सुबह भी हमने देखा था, एक्सपर्ट्स के रिकमेंडेशन थे। राहुल शर्मा साहब ने लॉन्ग टर्म के लिए यहां पर खरीदारी की राय दी थी। हिमांशु जी, एक बार देखें सर, साउथ इंडियन बैंक थोड़ा वीक है बट नतीजे अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। जी दीप, मुझे लगता है कि काफी बड़ा एक तरफा रनअप इस स्टॉक में देखने को मिला था कुछ हफ्तों कुछ महीनों से। इनफैक्ट 7-8 रुपए का बेस बनाने के बाद स्टॉक ने एक तरफा लगभग 21 रुपए तक का मूव दिया। मुझे लग रहा है कि आज की जो वॉलेटिलिटी है ये एक बड़े कंसोलिडेशन का एक पार्ट है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये स्टॉक 15 और 20 रुपए के बीच में शायद कुछ वक्त गुजारे कंसोलिडेशन के लिए। पोजिशनल मीडियम टर्म के हिसाब से चार्ट सेटअप पॉजिटिव है और क्लोजिंग बेसिस पर 14 रुपए का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए पोजिशनल लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए। 16-16.5 रुपए तक कोई डिप मिलता है तो खरीदारी करके चलें, 14 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और जब कभी भी ये स्टॉक आने वाले समय में 21 रुपए के ऊपर निकलेगा तब यहाँ पर नई लेग ऑफ अपसाइड देखने को मिल सकती है। ये आपके लिए साउथ इंडियन बैंक शायद नतीजों से पहले ऑलरेडी एक शार्प रनअप हो गया था, डबल हो गया था ये काउंटर, तो शायद बाजार को और बेहतर नतीजे देखने थे। बट ऑन द फेस ऑफ इट नतीजे तो अच्छे दिख ही रहे हैं इनके, साल दर साल का अगर आप कंपैरिजन देखें तो। आइए सुमित जी के लिए बिगुल, सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। जो बाय का स्टॉक रडार पे आया है, स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 180, 150, 182 रुपीज। स्टॉक का नाम है GICRE, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, GICRE। ये स्टॉक के अंदर मोमेंटम बन रहा है। GICRE के अंदर यहां से एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक के अंदर एक बढ़िया कैंडल फॉर्म हो रही है, पिछले 3 से 4 दिनों के हाई ब्रेक हो रहे हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि GICRE इसके अंदर यहां से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ बनेगा, जिसके अंदर 187 रुपीज का पहला टारगेट बनेगा, 190 रुपए का दूसरा टारगेट बनेगा। यहां पे खरीदारी करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 174, 175 के पास का दिखाई दे रहा है, तो 175 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के GICRE में खरीदारी करें। 187 से लेके 190 तक के लेवल 1-2 दिनों के अंदर स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करें GICRE। GICRE ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय, और बजट के पहले सारे इंश्योरेंस स्टॉक मजबूत है ही और यहां पर और एक्शन बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। आइए अब मुलाकात करने का वक्त है सेठी साहब से, और सेठी साहब के बाद 2:30 बजे की स्टडी जाएगी। बहुत ही जबरदस्त डेटा बने आज तो, मतलब डेटा देख के मेरा भी दिमाग खुल गया एकदम। एक्सपायरी से पहले का हाँ, बहुत ही खतरनाक वाले डेटा है, इंटरेस्टिंग है जी, बाजार का मूड तय करने वाले भी। आइए लेकिन उससे पहले बिगुल सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। स्वागत है आपका सेठी साहब, नमस्कार। बताएं सर क्या है इरादा? गुड आफ्टरनून अनिल जी। गुड आफ्टरनून दीपांशु। 2 स्टॉक्स है कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करनी है अनिल जी। बस इतना सा जल्दी से बोल दिया आपने। कर लो सर, बताओ। जी अनिल जी, जो आज का पहला स्टॉक है, ये जो आज के एक्चुअली दोनों स्टॉक है बजट को ध्यान में रखते हुए पिक किए। जो पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है डी लिंक इंडिया।
जो अभी 218 के लेवल पे ट्रेड करता है। ये भारत की एक लीडिंग नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी है, जो मेनली ये राउटर्स है, स्विचेस है, फिर नेटवर्क सिक्योरिटी के प्रोडक्ट्स, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के प्रोडक्ट्स, ये सब बनाती है। एक ग्लोबल लीडर है डीलिंग ताइवान की, उसकी सब्सिडरी है, मतलब पेरेंटेज है, एक एमएनसी कंपनी है डीलिंग ताइवान, एक एमएनसी कंपनी है डीलिंग ताइवान, इसकी पेरेंट कंपनी है, जो कि अराउंड 51% स्टेक ओन करती है। भारत में इस कंपनी का 30 से 40% का मार्केट शेयर है अक्रॉस ऑल कैटेगरीज। और ये कंपनी स्मार्ट होम्स जो बनते हैं उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करते हुए कई सारे प्रोडक्ट्स इनके पास है। फिर मुझे लगता है जिस तरह से सरकार का एक फोकस है डिजिटाइजेशन के ऊपर, 5G रोल आउट के ऊपर, और जो पूरे देश को ब्रॉडबैंड नेटवर्क से कनेक्ट करना है, तो उसका एक हमेशा बजट में अनाउंसमेंट रहता है, तो उसका एक बड़ा फायदा इस जैसी कंपनी को हो सकता है। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19%, एक जीरो डेट कंपनी। सितंबर तिमाही भी बहुत ही दमदार थी, 22 करोड़ का पैट था, जो पिछले साल 12 करोड़ का पैट था। वैल्यूएशन के लिहाज से भी सस्ता है, 11-12 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है, और बाजार के कुछ मार्केट इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्टेड है स्टॉक पे। मुझे लगता है यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। 235 का शॉर्ट टर्म टारगेट है और 210 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। 210 का स्टॉप लॉस, 235 का टारगेट, डी लिंक खरीदारी करने की राय शॉर्ट टर्म के लिहाज से सेठी साहब की तरफ से। बताएं सर, बजट से ही जुड़ा हुआ दूसरा शेयर भी। बिल्कुल अनिल जी, जो दूसरा स्टॉक है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से है। स्टॉक का नाम है जे कुमार इंफ्रा, JKIL के नाम से ट्रेड होता है। 273 का इसका करंट मार्केट प्राइस है। एक बहुत ही दमदार कंपनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन स्पेस को कैटर करती है, मेनली सिविल कंस्ट्रक्शन, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, फिर मेट्रो रेलवेज, रोड्स, फ्लाईओवर्स, इन सब कारोबार में है। और मेट्रो प्रोजेक्ट्स तो हम जहां बॉम्बे में आज मेट्रो का काम चल रहा है वहां देखते हैं जे कुमार का ही काम चल रहा होता है। फिर नवी मुंबई में भी मेट्रो का काम यही कर रही है, पुणे मेट्रो का भी काम कर रही है। फिर कई सारे सिटीज में नए मेट्रो प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो रहे हैं। हाल ही में हमने नागपुर में भी देखा, प्रधानमंत्री जी ने नए मेट्रो प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट करा है। तो इन सबको देखते हुए बहुत ही ब्राइट प्रोस्पेक्ट्स नजर आते हैं। और प्राइवेट सेक्टर के लिए भी काम करती है, जैसे L&T है, फिर आपके दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, PWD, इन सब के लिए भी काम करती है। एक जबरदस्त स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है 11,500 करोड़ की। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, क्लोज टू, मतलब बुक वैल्यू के आसपास ही ये स्टॉक ट्रेड करता है। बुक वैल्यू है अराउंड 276, स्टॉक अभी 273 पे है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से एक पे ट्रेड करता है। डेट इक्विटी रेशियो भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी होते हुए 0.21 का बहुत ही अच्छा है। सितंबर तिमाही बहुत अच्छी थी, 67 करोड़ का पैट था 41 करोड़ के पैट के सामने। बाकी FIs GIs भी बुलिश है, अराउंड 22.7% स्टेक ओन करते हैं। HDFC है उसमें प्रोमिनेंट अराउंड 9%, और एबैकस फंड सुनील सिंघानिया जी का वो भी इसमें 2.65% है। फिर मुकुल अग्रवाल, डोली खन्ना, ये सब भी इन्वेस्टेड है। तो एक दमदार क्वालिटी की कंपनी है। और मुझे लगता है यहाँ से बजट तक अगर एक कोई सेक्टर है जिसके लिए कुछ नेगेटिव हो नहीं सकता है, जिसको बढ़ावा दिया ही जाएगा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर है, और वहां से एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है। इसमें यहाँ खरीदारी करने की सलाह है। 290 का शॉर्ट टर्म टारगेट है, 265 का स्टॉप लॉस। 265 स्टॉप लॉस, 290 टारगेट। दो स्टॉक है, डी लिंक और जे कुमार इंफ्रा। दोनों में बजट के लिहाज से अब से लेकर बजट तक के लिए खरीदारी करने की राय आपके लिए सेठी साहब की तरफ से। धन्यवाद सेठी साहब, 2 बेहतरीन पिक्स देने के लिए आज हमारे दर्शकों को। बाजार भले सुस्त है, मैच बड़ा चुस्त है दीप। बहुत बढ़िया मैच है सर, सारे फायरवर्क्स वहीं पे हो रहे हैं। हाँ, 15 ओवर में 100 रन, बहुत ही बढ़िया, विदाउट 8 की रन रेट से बना रहे हैं। शर्मा साहब फॉर्म में आ गए। पूरे बढ़िया फॉर्म, पिछले मैच में भी 50 बनाए थे। गिल साहब तो पहले से ही हैं। हाँ, वो तो बढ़िया, बहुत बढ़िया फॉर्म में। ओके, 3:30 के बाद है, अभी नहीं। ओके, 1 घंटा है। एक्चुअली इंडिया की बैटिंग बाद में होती तो ठीक रहता है। हम थोड़ा देख तो पाते हैं, क्योंकि क्या है, बॉलिंग अपनी होती है ना, फील्डिंग तब तो खाली ज्यादा से ज्यादा पूरे मैच में आपको 10 ही बार खुशी के मौके मिलते हैं। एग्जैक्टली, 10 ही तो विकेट उड़ेंगे, उससे ज्यादा बैटिंग में तो बहुत मिलते हैं। अभी तो हर बॉल पे मिल रहे हैं। चलिए, तो ये है आपके लिए सेठी साहब की तरफ से जे कुमार इंफ्रा में खरीदारी करने की राय। थोड़ी देर में नितिन जी भी जुड़ेंगे हमारे साथ, वो भी एक ऑप्शन की आपको एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी देने की तैयारी में। उससे पहले सोनाटा के रिजल्ट पढ़ लिए जाए सर। टू गुड टू बिलीव समझ में नहीं आ रही, क्योंकि रेवेन्यू इतना स्मार्ट जंप दिखा रहा है, बट बाकी किसी भी मेट्रिक्स में आपको नहीं दिख रहे हैं। तो रेवेन्यू इनका करीब 700 करोड़ बढ़कर आया, 1500 करोड़ की आय पिछले क्वार्टर में थी, वो बढ़कर 2226 करोड़ की आय आती दिखी। तो ऑलमोस्ट 50% का आय में आपने उछाल देखा है सर, बट उसके सामने आपने सिर्फ 5 करोड़ का मुनाफे में जंप देखा है। तो आय 50% बढ़ी है, मुनाफा आपका 5 करोड़ बढ़ा है, मतलब 2-2.5% इनका मुनाफा बढ़कर आया, 113 करोड़ से 118 करोड़। तो मैच नहीं हो रहा, वो हुआ कैसे, मार्जिन घटकर आए हैं। तो इतना अच्छा रेवेन्यू जंप कहां से आया,
और उसके सामने इतना खराब मुनाफे और ऑपरेशनल आंकड़ा कहां से आ रहा है, ये ढूंढने की कोशिश करते हैं। बट स्टॉक एक्शन में डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है सोनाटा सॉफ्टवेयर, इस समय 4.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल। आइए 2:30 बजे की स्टडी ले, उससे पहले जल्दी से एक बिल्कुल नितिन जी के लिए निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारकर। गुड आफ्टरनून नितिन जी, बताएं सर। देखिए यहाँ पे अशोक लीलैंड की 147.50 की कॉल ऑप्शन लेंगे जो 85 पैसे में मिल रही है, कल एक्सपायरी है और इसके टारगेट करीब 2 रुपए के हो सकते हैं और स्टॉप लॉस होगा इसका 40 पैसे का। अब हम ये देख रहे हैं कि ऑटो सब में शॉर्ट कवरिंग आ रही है, मारुति में रैली है, टाटा मोटर, बजाज ऑटो, उसी तरीके से लग रहा है कि कल एक्सपायरी होने के कारण अशोक लीलैंड में भी एक शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए। और ये जो कॉल ऑप्शन 85 पैसे की है, ये 2 रुपए से 2.5 रुपए तक जा सकती है, यानी आपकी कॉल ऑप्शन डबल हो सकती है। लॉट साइज 5000 का है, बड़ा लॉट है, बट हम स्टॉप लॉस रख रहे हैं 40 पैसे का, यानी कि आपका 40-45 पैसे का रिस्क है, यानी 2-2.5 हजार रुपए का मैक्सिमम रिस्क है। और आपकी कैपिटल जो आप लगा रहे हैं वो टारगेट आपको 2 से 2.5 रुपया रखना है, यानी कि 4 से 5 हजार का प्रॉफिट हो सकता है। ये कॉल ऑप्शन होगी 147 रुपये 50 पैसे की अशोक लीलैंड की। ओके, कॉल ऑप्शन यहाँ पर खरीदारी करने की राय नितिन जी की तरफ से आते हुए देख, लेकिन जरा एक बार पैनल को सारा दिखाइए कौन कौन है दिल्ली से इस वक्त। बंसल जी दिल्ली में हैं इस वक्त, नितिन जी दिल्ली में, हिमांशु जी और दिल्ली के पड़ोस में ही हैं, कुणाल जी भी। किस किस ने भूकंप के झटके महसूस किया आपने? हिमांशु जी, ओके, नितिन जी, बंसल जी को, सबको नहीं कर लिया। तो मतलब अभी अभी आए जस्ट कितनी देर पहले? कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मुझे झटके तो महसूस नहीं हुए, लेकिन बंसल जी का व्हाट्सएप मैसेज तुरंत आ गया अनिल जी। तो अनिल जी, बंसल जी को महसूस हुआ तो अनिल जी मुझे भी महसूस हुआ, ये मान के चलिए। अच्छा, मुझे लगा उनका मैसेज वाइब्रेशन मोड पे आया आपके पास में। बंसल जी बताए, अनुभव बताए सर, क्या हुआ है? जो खबर आ रही सही है, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके आए, कुणाल जी को छोड़कर सबको? देखिए अनिल जी, मेरे को तो मेरी अनिल जी मैडम का मैसेज आया कि अर्थक्वेक आया है। मार्केट वालों को अनिल जी कहाँ हल्के फुल्के झटके फील होते हैं। 3.8 हेक्टर वाला अनिल जी अर्थक्वेक आया है। बट अनिल जी, कुणाल जी इतना बोल रहे हैं, उनसे अनिल जी शिकायत है, इतना बढ़िया आज मैच है और स्पेशल अनिल जी 2 टिकटें मैंने एक दिल्ली में एक बढ़िया कैफे खुला है, वहां पर क्रिकेट मैच के लिए 2 सीट्स अनिल जी रिजर्व कराई है। और कुणाल जी आ नहीं रहे अनिल जी, कह रहे ट्रैफिक है। हवाई जहाज तो अनिल जी मैं भेज नहीं सकता, इनके लिए गाड़ी में बैठ के आना पड़ेगा। तो ऑन एयर गुजारिश है अनिल जी, मार्केट के बाद मिले और मैच देखें अनिल जी। ओके, अभी मैं आपके इंतजाम कर लेता हूँ, व्यवस्था करता हूँ। कौन कौन है हमारे ट्विटर पे या फिर सोशल मीडिया पे हमारे जो दोस्त लोग, दर्शक जो बंसल जी के साथ मैच देखना जाना चाहते हैं? बंसल जी सबको लेकर जाएंगे, उनकी तरफ से ट्रीट है बंसल जी की तरफ से। ठीक है बंसल जी, आप खुश? चलिए अब देखिए, अब देखिए फिर तो मैं भी आऊंगा अनिल जी। तो चलिए, ये है आपके लिए अभी अभी जो ताजा खबर आई है, हल्के झटके आए 3.8 ये लेवल पर रिचर स्केल पर जो है ये भूकंप के झटके लगे हैं। चलिए, आशा करते हैं कि सब सेफ एंड साउंड है। यहाँ पर एक भूकंप आया है दिल्ली एनसीआर में। आइए फिर अनिल जी, मार्केट स्ट्रैटेजी ली जाए 2:30 बजे की। कुछ एक्शन नहीं हो रहा है सर। डाउ फ्यूचर्स 30 पॉइंट नीचे, नैस्डैक फ्यूचर्स 10 पॉइंट नीचे, कुछ नहीं करने के मूड में दिख रहे हैं। हालांकि 2 दिनों में बढ़िया मूव हमें अमेरिकी बाजारों में दिखी है। करीब करीब 600 अंक की मूव आपको 2 दिन डाउ दिखा चुका है। नैस्डैक लीडरशिप ले ही रहा है। हल्का फुल्का एक्शन आपको यूरोप में भी दिख रहा है, मिला जुला कारोबार है। ½ % नीचे यूके है, फ्रांस और जर्मनी में हल्की खरीदारी आपको दिख रही है। कच्चा तेल $88 के ऊपर है, 2 महीने की ऊंचाई, रुपया 22 पैसे कमजोर है। तो थोड़े नेगेटिव क्यूज तेल और रुपया दोनों से आ रहे हैं, बट अदरवाइज बाकी सारे संकेत ठीक ही हैं। क्या करना है सर? हम भी थोड़ा वापस रिकवर होकर निफ्टी पॉजिटिव टेरिटरी में आ रहा है। कुछ नहीं दीप, अमेरिका कितना ऊपर नीचे बंद होगा उसका मतलब वो तो अंदाज लगाना मुश्किल काम ही है कि भाई 300 ऊपर होगा या 300 नीचे होगा। आजकल तो 200-300 की रन रेट चल रही है डाउ की, है ना, और सेम नेस्डैक भी 200-300 पॉइंट की रन रेट पे चल रहा है ऊपर नीचे। तो वैसे अंदाजा लगाने के बजाय बेहतर है कि आप अपनी पोजीशन को हेज रखें। कुछ डेटा बता दूं जो आज आपके काम के हैं। पहली चीज, 18,025 से 18,075 कार्यक्रम की शुरुआत में भी हमने कहा आप सपोर्ट रेंज में अगर ये बेचने का नहीं खरीदने का वक्त है, और वहां से 50 पॉइंट निफ्टी आपका करीबन ऊपर है। बैंक निफ्टी भी लगभग 50-25 पॉइंट ऊपर है। तो अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है आपके लिए वो है 18,100 का, जहां पर आप अभी ट्रेड करें थोड़ा सा ऊपर। 18,100 के पुट पर 1 करोड़ 35 लाख शेयर हैं और कॉल्स पर भी उतने ही है।
तो दोनों जगह बराबर ओपन इंटरेस्ट है 18,100 पर। तो 18,100 के नीचे होंगे थोड़े खराब होंगे, ऊपर होंगे तो उतने खराब नहीं। ऊपर 18,200 के ऊपर की क्लोजिंग मिलना आज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। 1,60,00,000 शेयर को वहां पर कॉल राइटर खड़ा है, तो अपसाइड तो आपको पता है लिमिटेड है 18,200। नीचे की रिस्क भी आपके लिए 18,200 के नीचे की नहीं, लेकिन अगर क्लोजिंग बेसिस पर आप 18,100 भी होल्ड कर पाए वो भी अपने आप में अचीवमेंट है। मैं क्यों बोल रहा हूँ दीपू, होता है अभी आप 18,100 के नीचे गए थे थोड़ी देर पहले, 18,100 के नीचे जाते ही करीबन 2.5 करोड़ शेयर पुट राइटर्स जिन्होंने तेजी की पोजीशन बनाई है, 2.5 करोड़ शेयर वो रिस्क पर आ जाते हैं। जो पुट बेचने वाले जिन्होंने तेजी की पोजीशन बनाई, तो 18,100 के नीचे चलो मान लो कि 18,100 नहीं तो 18,150 का पुट राइटर है, वो शॉर्ट कवरिंग शुरू, वो लॉन्ग अनवाइंडिंग शुरू करेगा 18,100 के नीचे, तब भी 1.25 करोड़ शेयर करीबन है। सो मेरा ये मानना है कि 18,100 के आसपास वक्त बिताने की कोशिश करेगा निफ्टी बचे हुए समय में। नीचे 18,025 18,075 की रेंज में खरीदारी आएगी, ऊपर 18,150 18,200 की रेंज में प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो इन दोनों में से जिधर पहले पहुंचे 18,150 18,200 वहां पर बेच दीजिए, 18,025 18,050 75 के आसपास आए तो वहां लीजिए। सिंपल। थोड़ा सा बायस हल्का सा नेगेटिव साइड पर 60-40, क्योंकि कॉल राइटिंग थोड़ी दबाकर हुई, तो अपसाइड लिमिटेड है। नीचे थोड़ी सी अपसाइड अगर 50 पॉइंट है तो नीचे की साइड में 75 पॉइंट की जगह है, ये समझ लीजिए, इतना ही है। 60-40 वाला मामला। बैंक निफ्टी आपके लिए 42,800 ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। 42,800 के ऊपर आप टिकते हैं तो ही आप फ्रेश तेजी के बारे में सोचें। तो अभी जो डेटा बने हैं वो ये बता रहे हैं कि 42,800 42,900 की रेंज में आते ही बैंक निफ्टी में सप्लाई आएगी, और नीचे की तरफ जो आपके लिए खरीदारी की जगह है वो 42,500 से 42,600 की रेंज में थोड़ी बहुत है। सो बैंक निफ्टी में भी दबाकर शॉर्ट सेलिंग हुई है। अगर आप 42,700 के नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं, 1,40,00,000 शेयर बैंक निफ्टी पर लॉन्ग जो पुट ऑप्शन जिन्होंने बेच रखे हैं वो रिस्क पर आ जाते हैं। तो थोड़ी सी आज जिस तरह से सुबह तेजी हुई है ना, उसमें पुट राइटिंग ज्यादा हो गई, और पुट राइटर यानी कि तेजी करने वाले थोड़े से फंसे हुए हैं। तो क्लोजिंग तक बहुत बड़ी रिकवरी बनेगी, इसमें संदेह, और बनेगी तो सप्लाई आएगी, और उसमें थोड़ा सा आपको हल्का कर लेना चाहिए। ये चीज साफ दिख रही है। तो आज थोड़ी सी ट्रैपिंग हुई है। हाँ, ट्रैपिंग हुई है। अब यही वाली बात है दीप, देखिए अब ट्रेडिंग रेंज क्या है, 43,000 और 18,200 पर अगर आप लेते हैं तो रिस्क तो आप हमेशा लेकर चलते हैं कि आप ब्रेकआउट समझ के लेते हैं। अब वो ब्रेकआउट हुआ नहीं हुआ वाली बात है, तो ठीक है। 18,000 आपका स्टॉप लॉस है, 42,500 स्टॉप लॉस है, 42,500 इंट्राडे और 42,300 क्लोजिंग। 18,000 इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों स्टॉप लॉस निफ्टी में, बस ये ध्यान में रखिए। गॉट इट सर। तो एक कोई बड़ी रिकवरी आ जाए ऐसी संभावना कम दिख रही है इस बाजार में। आइए हिमांशु जी के पास एक कॉल भी है तैयार, चलते हैं उनके पास। हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। दीप, बैंक निफ्टी में कल की एक्सपायरी का 42,600 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदना है 100-105 के जोन में, 65 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, और इसका टारगेट 150 से 175 रुपए का रहेगा। 42,600 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदना है 100 और 105 की रेंज में, 65 के स्टॉप लॉस के साथ, 150-175 के टारगेट्स के लिए। जो अनिल जी ने अभी कमेंट्री में बताया, बिल्कुल मैं उससे एग्री करता हूं। और साथ ही साथ 12-1 बजे के बाद काफी हैवी कॉल राइटिंग भी निफ्टी बैंक में देखने को मिली है, और 42,500 से पहले कोई ढंग का सपोर्ट दिखता नहीं है। तो यहां से मेरा ऐसा मानना है कि टुवर्ड्स द क्लोज ही 150 से 150-200 पॉइंट का एक सेल ऑफ या वीकनिंग और निफ्टी बैंक में आते हुए नजर आ सकती है। तो बैंक निफ्टी पुट खरीदे 42,600 की, यह सुमित जी की राय। सुमित जी के लिए बिल्कुल सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, एक सेल कॉल मेरे रडार पे आया है। स्टॉक का अभी फ्यूचर्स में भाव चल रहा है 228 रुपए 25 पैसे, 228 रुपए 50 पैसे। स्टॉक का नाम है कोल इंडिया। कोल इंडिया के अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोल इंडिया में यहां से छोटा सा गिरावट देखने को मिल सकता है 2-3 दिनों के अंदर। कोल इंडिया के अंदर वैसे भी लास्ट 5 से 6 दिनों में एक अच्छी तेजी देखने को मिली है, और आज पहला दिन है जब स्टॉक ऊपरी लेवल से सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है। कल का लो जैसे ही ब्रेक होगा 227 रुपए के आसपास का, तो उसके बाद सेलिंग प्रेशर और बढ़ेगा, और फिर नीचे के लेवल कोल इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे सीएमबी पे बिकवाली करें, 232 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं, 232 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा के कोल इंडिया में बिकवाली करें। नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 224 रुपए का इसका पहला टारगेट बनेगा, 220 रुपए का इसका दूसरा टारगेट बनेगा।
कोल इंडिया में बिकवाली करें 232 के स्टॉप लॉस से 224 और 220 के टारगेट्स के। इंडिया बेचने की राय आती हुई सुमी जी की तरफ से अब शॉर्ट कॉल आना शुरू हुए बैंक निफ्टी और उसके बाद कोल इंडिया में। आइए अब वक्त है भसीन साहब से मुलाकात करने का। भसीन साहब नमस्कार, आपका स्वागत है। बताएं सर एक बार पहले अब से लेकर कल की एक्सपायरी तक का आउटलुक। अनिल जी, लगता है 18,200 पे बहुत ज्यादा कोई किसी ने ऑप्शन लिख रखी है और वो एविडेंट है कि वहां जाके वी केम बैक फॉर नो राइम और रीजन। अब कल या तो शॉर्ट स्क्वीज होएगा या यहीं पे एक्सपायरी हो जाएगी 18,100 और 200 के बीच में। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है कल यू विल बी सरप्राइज ऑन दी अपसाइड। और मुझे लगता है कि जिस तरह से आज मारुति ने, आइशर ने, ऑटोज ने और आईटी ने पार्टिसिपेट किया है और बैंक्स में ये रूटीन प्रॉफिट बुकिंग है। बैंक्स में कोई भी रिजल्ट मुझे ऐसा कोई अनदेखा नहीं दिखा एंड आई थिंक इट इज रूटीन प्रॉफिट बुकिंग, मनी शिफ्टिंग। और आप देख रहे हैं एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी हैव आउट परफॉर्म। तो मेरे को तो लेने की भावना है और मैं कह रहा हूँ 18,500 मंडे, फ्राइडे नहीं तो मंडे जरूर आएगा। और उस कारण से आपको यहाँ पे अपना स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया बनाना चाहिए। The rest we are waiting for the budget, but I think this volatility will play out on the positive side from tomorrow. चलिए यहाँ पर खरीदारी करने का मौका ढूंढे, जिसलिए इस पर ये राय है आपके लिए भसीन साहब की। बताएं सर पहले तो आपकी तरफ से अपडेट और साथ ही फ्रेश कॉल्स भी। अनिल जी, कॉनकॉर और आईसीआईसीआई प्रू में दोनों में बहुत बुलिश हूँ, मैंने आपको कह भी दिया है। और मुझे लगता है कॉनकॉर में तो अपॉर्चुनिटी है क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट और नो आप देख ही सकते हैं दे आर नाउ टॉकिंग ऑफ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग यू नो indigenization and also the growth targets are very very ambitious which they have और वो आपके ग्राउंड लेवल पे है। तो मैं दोनों पे बहुत बुलिश हूँ। 740 रुपए वहां पे और 500 रुपए उसका टारगेट है आपका आईसीआईसीआई प्रू का। अब आपके लिए 3 बाय कॉल्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूँ। जी सर प्लीज बताएं। अनिल जी देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर बहुत सुपर्ब आएंगे, मे बी द बेस्ट इन द पीएसयू पैक। हमने कल कैनरा बैंक के देखे तो प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई है लेकिन वो लेने का मौका है। ये जहां भी ये आता है ये 177-78 पे यहाँ से घूम जाता है। 188 का टारगेट है, 174.50 का स्टॉप लॉस, 178 पे लीजिए। दूसरा पिक कल डीएलएफ के रिजल्ट्स हैं और कमर्शियल रियल एस्टेट में उनके यहाँ अनगिनत जिस तरह की सेल हुई है, आई थिंक डीएलएफ विल कम विद वेरी वेरी स्टेलर नंबर। 365 पे लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 358, 380 का टारगेट। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट टाटा पावर। टाटा पावर का जो ओडिशा बिजनेस है इट इज गोइंग टू बी मनी स्पिनर। और जिस तरह से आपने अभी वर्ल्ड कप हॉकी देखी है और मैं होके आया हूँ ओडिशा इज अ चेंज प्लेस और ये सब विल एड अप टू द डिस्कॉम। तो 205-6 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 201, 225 का टारगेट ऑन टाटा पावर। ओके तो ये 3 स्टॉक हैं जो भसीन साहब की तरफ से खरीदारी की राय आती हुई दिख रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा, डीएलएफ, टाटा पावर, इन 3 शेयरों में करें आप खरीदारी। ये है राय आपके लिए। धन्यवाद भसीन साहब ये बेहतरीन पिक्स देने के लिए। आइए अब बढ़ते आगे। टाटा मोटर्स कल पेश करने वाले हैं नतीजे और नतीजों से पहले स्टॉक में जबरदस्त एक्शन है, शानदार तेजी। कुशल हमारे साथ तैयार है। कुशल आपको बताना पड़ेगा कि रिजल्ट बहुत मजबूत आएंगे। नंबर्स काफी मजबूत आएंगे सर। भाव देख के मत बताइए, आपका अनुमान से बताइए। आपका अनुमान भी यही कह रहा है? अनुमान भी यही कह रहा है और हर एक फ्रंट पर कंपनी बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। सबसे पहले रेवेन्यू देख लेते हैं। करीबन 14.5% ग्रो कर 82,710 करोड़ ये कंपनी की आय रह सकती है। अब इसमें जेएलआर का कंपोनेंट भी इंक्लूडेड है करीबन 70-75% का। एंड यहां पर कंपनी का कामकाजी मुनाफा आपको देखना होगा क्योंकि कंपनियों की इनफैक्ट जो रियलाइजेशंस हैं वो काफी बेहतर साइड पर होती है। देखिए तीनों ही फ्रंट पर, चाहे जेएलआर देखें या फिर इंडिया का सीवी स्पेस या फिर पैसेंजर व्हीकल्स। जेएलआर में लगभग 4.5% की रियलाइजेशंस में ग्रोथ है। 27% की ग्रोथ आपको कमर्शियल व्हीकल स्पेस में इनकी आती हुई दिख सकती है, जिसकी वजह से कंपनी की ओवरऑल एबिटा 31% बढ़कर 8,850 करोड़ रुपए रहने का हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं। इसी वजह से कंपनी की मार्जिन्स 9.4% पिछले साल थी, इस बारी 10.7% एक्सपेक्टेड है। मुनाफे का आंकड़ा देखना होगा क्योंकि काफी सारे एनालिस्ट अलग अलग इसमें मेजर लगाकर चल रहे थे। हमने अनुमान लिया है 530 करोड़ रुपए के मुनाफे का 1516 करोड़ के घाटे के मुकाबले। अब क्योंकि फाइनल एडजस्टमेंट्स क्या होती है बॉटम लाइन पर, उसका क्या इंपैक्ट होता है वो तो हम देखेंगे।
लेकिन ऑपरेशनल लिहाज से और आय फ्रंट पर कंपनी काफ़ी बेहतर साइड पर प्रदर्शन कर सकती है। और ईवी का पोर्टफोलियो आपने देखा ही कि ऑटो एक्सपो में किस तरह से इन्होंने रिवील किया है। और आगे के लिए जो ईवी यूनिट के लिए ये फंड जुटाने की बात कर रहे थे, वो किस वैल्यूएशन पे होती है और कब होती है, कौन कौन से स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स को ये अप्रोच कर रहे हैं, ये इनकी कॉमेंट्री में जानना अहम होगा। बिल्कुल, तो रहेगी नजर टाटा मोटर्स पर। हर बार अनुमान तो अच्छा आता है रिजल्ट्स की पर ही हम कुछ एडजस्टमेंट्स देखते हैं। इस बार देखते हैं आएंगे कि नहीं। घाटे से मुनाफे में आने की पूरी उम्मीद है, बट बिल्कुल अनुमान मुताबिक नंबर्स आ रहे हैं आपके लिए। HDFC AMC के स्टैंडअलोन बेसिस पर देखें, आय आई है 564 करोड़ की, हमारा अनुमान 560 करोड़ का था। तो एग्जैक्टली अनुमान मुताबिक आपको आय आती हुई दिख रही है। 550 करोड़ से बढ़कर 560 करोड़ की आय का आंकड़ा है। मुनाफा इनका 358 करोड़ का अनुमान था, उसके सामने 369 करोड़ का आपको मुनाफा आते दिखा है। तो अनुमान से थोड़ा बेहतर, बट ऑलमोस्ट अनुमान मुताबिक है। 360 करोड़ से बढ़कर तो 9 करोड़ से मुनाफा बढ़ा है, 10 करोड़ से इनकी आय बढ़कर आई है। बिल्कुल अनुमान मुताबिक फ्लैट नंबर्स एक्सपेक्टेड थे और फ्लैट नंबर्स ही आपके आ रहे हैं। कामकाजी मुनाफा 415 करोड़ से घटकर 413 करोड़ का है, हमारा अनुमान 421 करोड़ का था। तो ऑलमोस्ट अनुमान मुताबिक कोई बिना बदलाव के कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। जहां तक HDFC AMC का सवाल है, अब आप उसको दूसरी तरह से भी देख सकते हैं कि परफॉर्मेंस मेंटेन करी है, बट स्टॉक डेज लो पर ट्रेड करते हुए दिख रहा है, 1.5% नीचे इस समय HDFC AMC। कुणाल जी, चार्ट जरा देखें सर, नतीजों के बाद डेज लो पर ऑलरेडी वैसे सुस्ती बना हुआ था, बिल्कुल अनुमान मुताबिक नतीजे आते हुए दिख रहे हैं सर। देखिए चार्ट कमजोर है दीपांशु। इस स्टॉक में एक पैटर्न बना था जिसको हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न कहते हैं। ब्रेकडाउन हुआ था 2100 के आसपास, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि लगातार स्टॉक नीचे सरक रहा है और मुझे लगता है कि अगला सहारा स्टॉक को 1900 रुपए के आसपास मिलेगा। तो और यहां से 50-60 रुपए की गिरावट की पूरी गुंजाइश दिखती है। तो मेरी इन स्तरों पर खरीदारी की राय नहीं है। मुझे लगता है कि SBI कार्ड की तरह यहां पर भी गिरावट में अगर आप खरीदारी करें मध्यम से लंबी अवधि के लिए तो वो ज्यादा बेहतर रणनीति रहेगी। 1900 के आसपास अच्छा एक्विजिशन जोन आएगा, तो 1900 के आसपास खरीदारी कराए। सो के आसपास आए तब खरीदें, अभी नहीं। ये राय आपके लिए साफ साफ आती हुई कुणाल जी की तरफ है। लेकिन आइए, हमने आपके लिए एक बड़ा तगड़ा स्टिंग ऑपरेशन किया था और वो था ऑपरेशन डीमेट डाका। उसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह से कुछ हैकर्स आपके डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट में से सारे के सारे शेयर निकाल कर बेच देते थे और उसके सामने या तो वायदा कारोबार का कोई लॉस या फिर कचरा जंक शेयर भरकर पैसा पूरा साफ कर देते थे। सेबी ने निवेशकों के खाते में पड़े शेयरों और फंड्स की हिफाजत बढ़ाने को लेकर काफी गंभीरता दिखाई है और इसको लेकर एक वर्किंग ग्रुप बनाया है। जो कुछ सवाल उठे थे ऑपरेशन डीमेट डाका को लेकर, उसके बाद ये एक्शन होता हुआ दिखा है। ब्रजेश कुमार हमारे साथ हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, बताने के लिए पूरी की पूरी डिटेल्स। ब्रजेश बताइए, क्या कुछ बड़ा एक्शन, बड़ा असर दिख रहा है? बिल्कुल, ये वर्किंग ग्रुप जो है बनाया गया है, इसी महीने वर्किंग ग्रुप बनाया गया है और वर्किंग ग्रुप को बाकायदा इस तरह का मैंडेट है, उनको देखना ये है कि क्या जो ब्रोकर्स के एप्लीकेशंस हैं, ब्रोकर्स के जो सॉफ्टवेयर हैं, क्या यहाँ पर कहीं कुछ छेड़छाड़ की गुंजाइश या कोई खामी है जिसका फ़ायदा उठा करके जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं वो निवेशकों के शेयर मतलब हड़पते थे या गलत ट्रांजैक्शंस करते थे। तो ये सारी चीज़ें ठीक करने के लिए वर्किंग ग्रुप सुझाव देगा कि क्या क्या चीज़ें ठीक करनी है, कैसे ठीक करनी है। फोकस जो है वो मुख्य तौर पर 4-5 चीज़ों पर है, जैसे जिसमें कि सिम स्पूफिंग एक या क्लोनिंग, अनऑथराइज्ड एक्सेस, अनऑथराइज्ड ट्रांसफ़र, एरोनियस ट्रांसफ़र, मल्टीपल लॉगिन। ये भी एक बड़ी शिकायत थी कि इन्वेस्टर्स के खाते से एक आदमी लॉगिन करके बैठा है सौदे डालने के लिए और उसका लॉगिन कहीं पे किसी और ने ही कंट्रोल कर लिया और वहाँ से वो सौदे कर रहा है गलत तरीके से, जिससे निवेशक को नुकसान हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ठीक की जाएंगी। कॉन्टैक्ट के डिटेल अगर चेंज करता है, कहीं से भी चेंज होता है, तो उसको इतना इफ़ेक्टिव और कितनी तेज़ी से उस चीज़ को मैसेज पहुंचाया जाए कि अगर कहीं से गलत किसी ने कॉन्टैक्ट चेंज किया है तो जो इन्वेस्टर है उसको सारी जानकारी मिल जाए। इस वर्किंग ग्रुप में शामिल किसको किसको किया गया है, तो उसमें ब्रोकर्स हैं, बैंक हैं, म्यूचुअल फंड के लोग हैं, एक्सचेंज के लोग हैं, क्लियरिंग के लोग हैं, डिपॉजिटरीज के लोग हैं और टेक्नोलॉजी को समझने वाले एक्सपर्ट्स भी इस ग्रुप में शामिल किए गए हैं, ताकि सबकी राय मिलाकर जो है एक जो आए उसके आधार पर नियम जो है वो पक्के किए जाएं। तो इंटरेस्टिंग है, एक वर्किंग ग्रुप बना गया है और वर्किंग ग्रुप में सभी तरह के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया है और उसमें यह कि किस तरह से ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट के बीच में तालमेल बनाया जाए, ट्रांजेक्शन का तुरंत अलर्ट ये पहुंचे
क्लाइंट्स के पास में, ताकि एक डीमेट डाका जैसी जो सिचुएशन हुई थी वैसी वापस न हो पाए। कब तक इस वर्किंग ग्रुप की रिकमेंडेशन आने की संभावना है ब्रजेश? कब तक फाइनल गाइडलाइंस बनेगी, कुछ अंदाजा है? देखिए, अभी वर्किंग ग्रुप का गठन हुआ है और इस महीने उसकी पहली बैठक है, तो आमतौर पर 4, 5, 6 बैठकें होने के बाद एक डायरेक्शन बनता है कि इतना, क्योंकि टेक्नोलॉजी के क्या चैलेंजेस आते हैं, सबसे पहले तो प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी क्या है। तो जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होंगी उतना ही ज्यादा इफेक्टिव तरीके से उस डिफेंस को मजबूत किया जा सकेगा। तो अभी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने की बात होगी, फिर उसके लिए क्या टेक्नोलॉजी में चेंज क्या करना है, उसकी जो चेंजेस करने होंगे उसकी क्या प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज होंगी, वो सारी चीजें कि हम टेक्नोलॉजी बदल तो दें लेकिन उससे अनावश्यक दिक्कत भी ना होने लगे। अच्छा, एक चीज और बताइए, हाँ, एक चीज और बताइए कि ये पहले जो हुआ था ऑपरेशन डीमेट डाका टाइप का मामला, वो ज्यादातर ऑनलाइन ब्रोकर्स के अगेंस्ट में हुआ था। उनके वहां सिस्टम हैक हुए थे। तो ये जो सेबी वर्किंग ग्रुप बनाकर जो लाने वाली गाइडलाइंस, वो ऑनलाइन ब्रोकर्स के लिए ही होगी या सबके लिए? सबके लिए। यहाँ पे वो डिफरेंशिएशन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो छोटे ब्रोकर भी हैं वो भी अपने एप्लीकेशन बनाकर कामकाज का मौका देते हैं, क्योंकि वो हैंडी होता है, अपना मोबाइल फोन पर चलते हुए आप कर सकते हैं। तो वहाँ डिफरेंशिएशन पे उस बात की नहीं है, लेकिन जहाँ कहीं भी एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है या सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है तो वो सभी को, वो सारी जगहों से उन दिक्कतों को दूर किया जाएगा। इसीलिए वर्किंग ग्रुप में जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने वाली कंपनियां हैं उनको भी बुलाया गया है कि उनकी भी ओपिनियन ली जाए और बताया जाए उनको प्रॉब्लम कि किस तरह से एप्लीकेशंस में क्या कोई खामी हो सकती है तो उसको कैसे ठीक करना है, और क्या अगले जो एप्लीकेशन डेवलप करें वहां पर किन बातों का ध्यान रखना है। परफेक्ट। तो ये है आपके लिए सेबी की तरफ से एक वर्किंग ग्रुप की स्थापना, जिसमें इस तरह के फीचर्स लाए जाएंगे जिससे कि क्लाइंट्स के अकाउंट से शेयर ना निकाले जा सके, अनऑथोराइज ट्रेडिंग ना हो सके, सिम स्पूफिंग, क्लोनिंग, ये सारी चीज़ें जो होती है जिसमें कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो कई सारे इन्वेस्टर्स को लूटने का चक्कर चल रहा है, उससे बदलने की कोशिश, रोकने की कोशिश सेबी की तरफ से बड़ा अच्छा प्रयास है और इम्पैक्ट है सर पूरा हमारी स्टोरी का, हमारी एक्सक्लूसिव अच्छी बात है और इसका असर होता हुआ दिख रहा है। और ये जरूरत भी है आज के ज़माने में, क्योंकि आजकल है ना वो कहाँ, हम पिछली बार कब याद आया कि किसी ने आपका पॉकेट मार लिया, हाँ याद ही नहीं आता। आजकल तो पॉकेट भी डिजिटल सारे के सारे, मतलब साइबर फ्रॉड है। यस, हाँ, डिजिटल पॉकेट मार जिनको कह सकते, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ब्रजेश नाम कहाँ से ढूंढा ये वाला वो डिजिटल पॉकेट मार। तो ये है उनको रोकने के लिए ये एक बड़ा कदम सेबी की तरफ से आता हुआ आपके लिए। ओके, बढ़ते हैं आगे और नतीजे आने वाले हैं बजाज ऑटो के, आएंगे कल, बता रहे आज अनुमान। कुशल बताएं सर। नंबर्स में बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स तो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि रिलेटिवली अच्छे परफॉर्मेंस आने वाली है, क्योंकि प्रीमियम सेट ऑफ बाइक्स उनकी हैं, इनकी भी प्रीमियम सेट ऑफ बाइक्स है, बट ज़्यादा डिपेंडेंसी इनकी एक्सपोर्ट्स को लेकर भी है। और एक्सपोर्ट्स मार्केट हम देख ही रहे हैं कि यहाँ पर कितना बड़ा आपको कंसर्न आता हुआ दिख रहा है। लगातार हर महीने जब भी ये रिपोर्टिंग होती है तो एक्सपोर्ट्स को लेकर खासा चिंता रहती है टू व्हीलर स्पेस में। तो यही देखना है कि यहाँ पर किस तरह के फाइनल कमेंट्री आती है। पर सबसे पहले आय फ्रंट पर लगभग 0.8% की गिरावट, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो पिछले साल आंकड़ा था 9,022 करोड़ का, उसके मुकाबले 8,950 करोड़, तो बहुत ज़्यादा बदलाव वहाँ पर एक्सपेक्टेड नहीं है। हालांकि ऑपरेशनल फ्रंट पर कंपनी बेहतर साइड पर अगेन यहाँ पर भी परफॉर्मेंस ले सकती है, क्योंकि इन्होंने भी प्राइस हाइक्स किए हैं जिसका फायदा इनको इसमें मिलता हुआ दिखेगा। तो 16% बढ़कर कामकाजी मुनाफा लगभग 1,600 करोड़ रुपए पर रह सकता है और मार्जिन के लिहाज से 15.2% के मुकाबले 17.8% की मार्जिन्स कंपनी दर्ज कर सकती है। इनफैक्ट कंपनी का मुनाफा 12.5% ग्रो कर 1365 करोड़ भी हम उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। टू व्हीलर स्पेस में घरेलू वॉल्यूम्स डिक्लाइन होती हुई दिखी है, पर लार्जली जो टू व्हीलर एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स हैं वहां पर 31% तक की गिरावट आई है, जिस वजह से आय आपको ऑलमोस्ट फ्लैट आता हुआ दिखेगा, यानी कि जो रियलाइजेशन का बड़ा सपोर्ट मिलना था वो वॉल्यूम से एक सेट ऑफ होता हुआ दिखेगा इस तिमाही में। मार्जिन्स के लिहाज से जो इंक्रीज है वो रॉ मटेरियल डिक्लाइन की वजह से और करेंसी बेनिफिट्स की वजह से मिलता हुआ दिखा है। लेकिन एक चीज और ध्यान में रखनी है कि ईवी पोर्टफोलियो इनका किस तरह से आगे ग्रो करने वाला है, ये देखना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और साथ ही एक्सपोर्ट बिजनेस, इसको लेकर क्या आउटलुक है कंपनी का, वो भी काफी अहम है, क्योंकि ऑलमोस्ट 40 से 50% रेवेन्यू इनका एक्सपोर्ट से आता है। ओके, तो ये है आपके लिए मुनाफा बढ़कर आने का अनुमान है और आय रहेगी बिल्कुल स्टेबल। आइए जरा शरद जी से राय ली जाए
टाटा मोटर्स पर भी और बजाज ऑटो पर भी। दो ऑटो दिग्गज कल नतीजे पेश करेंगे। कोई राय आपकी इस पर शरद जी, खरीदने या बेचने की? देखिए, टाटा मोटर्स और बजाज ऑटो दोनों ही पे मैं बुलिश हूँ। टाटा मोटर्स पे ऑब्वियसली हम ज़्यादा बुलिश हैं और डिस्क्लेमर ये कि हम अपने पीएमएस में भी ये स्टॉक होल्ड करते हैं। टाटा मोटर्स में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि तिमाही के नतीजे काफ़ी अच्छे रहने चाहिए, और जैसा अभी दीपांशु बोल रहे थे कि एक रिस्क तो रहता है, हर बार एक्सपेक्टेशन तो यही रहती है कि कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन कोई ना कोई सरप्राइज निगेटिव निकल आता है। इस क्वार्टर हम नहीं उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा कुछ निगेटिव आएगा, और ग्रेजुअली मुझे लगता है अगले साल 1.5 साल में जो इम्प्रूवमेंट है वो काफ़ी रैपिड रहनी चाहिए। तो अगले साल की अर्निंग्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 30 रुपये के आसपास आनी चाहिए। तो 20 का मल्टीपल मिले तो 600 रुपये के लक्ष्य हैं टाटा मोटर्स पे। और बजाज ऑटो में टॉप लाइन बॉटम लाइन के लेवल पे या क्वार्टर ऑन क्वार्टर डी ग्रोथ दिख सकती है कंपनी के नतीजों में, क्योंकि जो इम्प्रूवमेंट इन रियलाइजेशन थोड़ा बहुत है वो यूएसडी का मूवमेंट और ऑफसेट लोअर रियलाइजेशन से एडजस्ट हो जाएगा, और जो डिस्काउंट्स वगैरह दिए हैं उसकी वजह से जो थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट है वो भी निगेटिव हो जाएगा। तो मार्जिन्स में थोड़ी इम्प्रूवमेंट की आप उम्मीद कर सकते हैं, बट बजाज ऑटो भी हमें लगता है ये वैल्यूएशन पे एक अट्रैक्टिव बेट है लॉन्ग टर्म के लिए। बजाज ऑटो टाटा मोटर्स पर राय शरद जी की तरफ से। आइए बढ़ते हैं आगे, और नंबर्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते दिख रहे हैं। पीएनबी हाउसिंग जो एक लगातार हमारे सुर्खियों में रहा हुआ स्टॉक, यहाँ पर अच्छे नंबर्स आपके सामने आ रहे हैं। मुनाफा 184 से 272 करोड़, काफी दमदार 50%। साल दर साल अच्छी बढ़त नजर आ रही है पीएनबी हाउसिंग के मुनाफे में, काफी मजबूत नंबर दिख रहे हैं। ये है आपके सामने मुनाफे का आंकड़ा, स्टैंड अलोन मुनाफे का आंकड़ा है, ये ध्यान रखें। 184 करोड़ से बढ़कर 272 करोड़ आता हुआ दिख रहा है। बाकी नंबर्स भी हम आपके सामने तुरंत रखेंगे, लेकिन फिलहाल जो पहला नंबर आया है वो काफी मजबूत है। कुणाल जी राकेश जी की रिकमेंडेशन लिस्ट में भी है, लगातार रहा है। कुणाल जी, ऐसे में राय आप ही को देनी है। 4% मजबूत, 550 के पार निकलता हुआ स्टॉक लेवल्स। अनिल जी, देखिए, जैसा आपने कहा कि पहले भी हमें स्टॉक बहुत पसंद आ रहा था, कई बार हम इसको पहले भी खरीदारी की राय दे चुके हैं। स्टॉक पे एक अच्छा रन हमने 600 रुपए तक देखा, स्टॉक करेक्ट भी हुआ है, और अब 550 के आसपास करेक्शन पूरा करके दोबारा इसमें तेजी बन रही है। आज का अगर आप चार्ट देखें तो एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बन रही है। तो मेरी राय में स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है। जिनके पास पोजीशन है एक 530 रुपए के आसपास एक संशोधित स्टॉप लॉस रखकर होल्ड करें। मुझे लगता है स्टॉक अपने रिसेंट हाइस को निकालकर और ऊपर के लेवल्स दिखाएगा। तो 530 के F5 के स्टॉप लॉस के साथ मेरी फिलहाल इन पोजीशन इस लेवल पर होल्ड करने की राय। जी, जरा आपकी भी राय चाहिए, क्योंकि आय में जिस तरह की बढ़त है वो आंखें खोल देने वाली है। 407 करोड़ से नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़कर 710 करोड़। माय गॉड, 75%। यही तो नए पहुंचे ना गिरीश कौसगी साहब। ओहो, पिछली बार हमने इंटरव्यू किया था और बहुत गजब का मजबूत आउटलुक उन्होंने बताया था, और इस बार के नंबर्स तो और भी तगड़े नजर आ रहे हैं। बहुत ही शानदार रिजल्ट दिख रहे हैं साल दर साल। शरद जी, राय दें अपनी। साल दर साल नंबर्स तो काफ़ी अच्छे हैं, और वैल्यूएशन के हिसाब से भी मुझे लगता है कि स्टॉक महंगा नहीं है। 0.9 टाइम प्राइस टू बुक चल रहा है, और हाउसिंग फाइनेंस में जनरली भी डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए आने वाले समय में, और नए मैनेजमेंट के साथ जो ग्रोथ रेट्स हैं वो भी काफ़ी डिसेंट रहने चाहिए। तो अगर आइडियली डेढ़ पौने 2 का मल्टीपल मिलने लगना चाहिए अगर इस टाइप की इंप्रूवमेंट होती है। अगले 2 साल में भी हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि लगभग 16-17% जैसी पैट CAGR रहनी चाहिए। ये वैल्यूएशन में आप समझिए अगर 100 रुपये जैसा ऐड होता है तो मुझे लगता है 700-800 रुपये तक के लक्ष्य तो आसानी से आने चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। के लक्ष्य आने चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एसेट क्वालिटी देखिए कितना बड़ा सुधार हुआ है। 6% से ग्रॉस एनपीएज यहाँ पर आपको गिरकर 4.86% पर आते हुए दिख रहे हैं। पीएनबी हाउसिंग ऑफ कोर्स हमारे रेडार पर भी काफ़ी एक्टिवली रहा है, कई बार रेकमेंड भी किया गया है। आखिरी बार करीब 400 के आसपास के प्राइसेस थे, तब बात तो 600 की गई थी, और फिर ओवर पीरियड टाइम 700 और 800 के लेवल्स की भी बात की गई थी। स्टॉक भी आपको बढ़िया मोमेंटम में दिख रहा है, और नतीजे भी शानदार आए हैं पीएनबी हाउसिंग के। 555 पर फिलहाल ट्रेड करते हुए दिख रहा है। नेट एनपीएस भी 3.59% से घटकर 3.2%। 50% आपने मुनाफा बढ़ते हुए देखा है, 75% आपने नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ते हुए देखी है। साल दर साल बेसिस पर बहुत ही शानदार नतीजे पीएनबी हाउसिंग। बिल्कुल, हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में लगातार रहा है, अभी भी है और रहेगा। बिल्कुल, इस तरह की परफॉर्मेंस की बात तो स्टॉक को डेफिनेटली पोर्टफोलियो में आपको रखना ही चाहिए।
बेचने की हड़बड़ी और जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, ये ध्यान रखें आप इस वक्त। आइए बढ़ते आगे और कल आने वाले हैं नतीजे सिप्ला के। कैसे रहेंगे सिप्ला के नतीजे, अनुमान के साथ तैयार हैं आशीष चतुर्वेदी। आशीष बताएं। ओके आशीष थोड़े से तैयार हो रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं। हाँ आशीष करिए, माइक अप करिए जरा, दिखाइए। अच्छा माइक लग गया आशीष, हेलो हेलो बोलो जरा। ऑडियो चेक सर, ऑडियो चेक, वीडियो तो हो ही रहा है चेक, आप सामने ही बैठे हैं, वीडियो भी चेक है, ऑडियो भी चेक है। शुरू हो जाइए आपसे। सर नतीजे बहुत बढ़िया देखने को मिलेंगे, खासतौर पर अगर आप देखें तो इनकी जो टोटल आय है यहाँ पर आपको 13% का इजाफा देखने को मिलेगा, क्योंकि यूएस कारोबार से जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी। और घरेलू कारोबार में भी अगर आप देखें तो 10% से ज़्यादा का जो इजाफा है आपको टॉप लाइन में देखने को मिलेगा। अच्छी बात सर ये भी है कि मार्जिन में सुधार, और पिछले साल 22% के मार्जिन थे, इस बार 24% का जो है बाजार अनुमान लगाकर चल रहा है। कामकाजी मुनाफे के आधार पर भी देखें तो 20% की ग्रोथ है, 1472 करोड़ का आंकड़ा है। और हर लिहाज से जैसा कि मैंने कहा कि मुनाफे का आंकड़ा भी देखें तो 21% की ग्रोथ आपको यहाँ पर नजर आएगी, यानी 757 करोड़ से बढ़कर 914 करोड़। अच्छे नतीजे आ रहे हैं सर, बढ़िया नतीजे हैं। ओके क्या बात है, फॉर अ चेंज। और मेरे ख्याल से फार्मा कंपनी में पहला दिग्गज है, पहला दिग्गज ग्लेन फार्मा को तो दिग्गज नहीं मानोगे ना? नहीं हाँ फिर ठीक है। नहीं मानने में मान सकते, कोई कंट्रोल थोड़ी है किसी के मानने पे। वैसे स्ट्राइड्स के भी अभी नंबर्स आए थे थोड़ी देर पहले। स्ट्राइड्स अब स्ट्राइड का नाम नहीं लेते हैं उसका, मतलब खाली यही कि स्ट्राइड्स और आइबुल हाउसिंग में क्या समानता है पता है आपको, और दोनों में फर्क क्या है पता है? दोनों ने परफॉर्म नहीं किया। हाँ तो समानता ये कि जो दोनों हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट के सबसे खराब स्टॉक रहे, और अंतर इतना है कि आइबुल हाउसिंग को लेकर ट्रोलिंग बहुत हुई, स्ट्राइड्स को लेकर ट्रोलिंग नहीं हुई। हाँ क्योंकि आइबुल हाउसिंग सबको लेने का मन कर लेता है, तो काफी लोगों ने ले लिया। तो लेकिन कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो वाकई में बहुत ही खराब चले। बाकी तो जनरली आमतौर पर कई स्टॉक 5-5 गुना भी होते हैं, 10 गुना भी होते हैं, 2 गुना 4 गुना होते हैं, लेकिन ये 2 स्टॉक ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस काफी खराब रही। 230-40 के आसपास हमने आइबुल हाउसिंग दिया था। स्टार तो शायद और भी बहुत ऊपर का। स्टार दिखाई जरा, स्ट्राइड्स फार्मा क्या चल रहा है आजकल, भाव भी देखिए 300 गिर गया, नंबर्स आए तो जस्ट रिएक्शन। ये 2 स्टॉक हैं जिन्होंने खराब प्रदर्शन किया। एनीवे तो सिप्ला नंबर शुरुआत हो रही है, जरा एक बार सिप्ला पर राय ली जाए और दूसरे फार्मा शेयरों पर भी। शरद जी बताएं सर, नतीजों के पहले क्या एक्शन बन सकता है? नतीजों में बहुत ज़्यादा फायरवर्क्स की तो हम उम्मीद नहीं कर रहे, बट जनरली मुझे लगता है कि फार्मा के लिए शायद फाइनली अब जनरल जो फार्मा है, फ्रंटलाइन फार्मा तो परफॉर्म कर रही थी, बट जनरल फार्मा के लिए जो एपीआई इंग्रेडिएंट्स की प्रॉब्लम चाइना से निकल के आ रही थी सप्लाई साइड शॉक के हिसाब से, जैसे जैसे चाइना पूरी तरह ओपन होता है, मुझे लगता है अगले 1-2 क्वार्टर्स में जो उनका रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी और रॉ मटेरियल प्राइस प्रेशर है वहाँ पे काफ़ी ईजिंग आउट मिलनी चाहिए। तो छोटे फार्मा कंपनीज में शायद अब की बार ग्रेजुअली अगले 2 क्वार्टर्स में वो प्रॉब्लम कम होती दिखाई दे और उसका फ़ायदा आपको कंपनी के नतीजों में दिखाई दे। सिप्ला अगले 2 साल भी हम उम्मीद कर रहे हैं ग्रोथ वगैरह ठीक ठाक रहनी चाहिए, तो 20 के मल्टीपल पे अवेलेबल है, तो मुझे लगता है 25 का मल्टीपल आइडियली सिप्ला को मिलना चाहिए। तो 1250 तक के लक्ष्य सिप्ला में रखे जा सकते हैं। हालांकि जो बेस्ट हमें लगता है अभी इस प्लेस में प्लेस्ड है लॉन्ग टर्म में काफी बढ़िया परफॉर्म करने के लिए, वो डॉक्टर रेड्डी है। जी पक्का सर? डॉक्टर रेड्डी, हाँ जी पक्का? हाँ एकदम पक्का सर। चलो ठीक है, फिर आप डॉक्टर रेड्डी की इतनी बात करें तो आपको डॉक्टर रेड्डी का भी अनुमान बता ही देते हैं। इसके भी रिजल्ट कल ही आने वाले हैं जी। आशीष अनुमान बताइए, और अनुमान ऐसे बताना जैसा शरद जी कह रहे हैं। सिप्ला से बेटर आने चाहिए डॉक्टर रेड्डीज के रिजल्ट। सर बेटर तो नहीं लग रहा, लेकिन सिमिलर लग रहा है। सिमिलर चलेगा, कोई बात नहीं, बताइए। मैं बताता हूं कि जैसे यूएस में अगर आप देखें तो यहाँ पर ग्रोथ काफी बढ़िया है। सिप्ला के घरेलू कारोबार में 10% की ग्रोथ है, यहाँ पर 8 से लेकर 9% की ग्रोथ है, और करेंसी जो फ्लक्चुएशन हुए हैं ये भी इनके फेवर में गया है। तो आप देखिए टॉप लाइन में 9% का इजाफा आपको देखने को मिलेगा। सिप्ला की टॉप लाइन जो है करीब 13% बढ़ी थी, तो यहाँ पर 5319 करोड़ से बढ़कर 5881 करोड़ रहेगी। कामकाजी मुनाफे के आधार पर भी देखें तो 20% की ग्रोथ है, यहाँ पर अच्छी ग्रोथ है, और मार्जिन भी देखिए 22.5% से बढ़कर करीब 25% हो जाएंगे। जो नए लॉन्चेस हुए हैं इस तिमाही के दौरान उसका बड़ा फायदा देखने को मिलेगा, जिसके चलते आप देखेंगे कि जो टोटल मुनाफा है यहाँ पर भी 24% की ग्रोथ है, 706 करोड़ से बढ़कर 874 करोड़। यानी सर हर लिहाज से डॉक्टर रेड्डीज और सिप्ला लगभग सिमिलर नतीजे हैं, दोनों के अच्छे नतीजे आएंगे। दोनों के अच्छे नतीजे आएंगे, ये एक अच्छी बात आपके लिए है। और एक और नतीजे भी तो आने वाले फार्मा के, टोरेंट फार्मा भी नंबर फार्मा कंपनी के अब धड़ाधड़ शुरू हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले तैयार है कुणाल जी और राकेश जी चार्ट कॉर्नर के बिगुल के साथ। बताएं सर।
पिक है कैनफिन होम। इसके अंदर देखें तो एक काफी बड़ी जो मंदी इसके अंदर शुरू हुई थी और काफी समय पहले सितंबर 2022 में स्टॉक ने गिरना शुरू करा था, उसके बाद हिचकोले ले रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। तो बड़े पैमाने पर उस मंदी के खत्म होने के संकेत है, बड़े चार्ट पर एक बड़ा रिवर्सल है। तो जो लोग ऊपर लेके फंसे हुए हैं उनके लिए तो एवरेजिंग की राय होगी, और ट्रेडिंग के नजरिए से, मोमेंटम के नजरिए से भी यहाँ पर खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, जो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नतीजों के बाद जो ब्रेकआउट आता हुआ इस चार्ट पर नजर आ रहा है, हमें लगता है कि स्टॉक 600 रुपए की ओर बढ़ रहा है। तो इन स्तरों पर बाय करके चले, 555 रुपए पर 555 पर स्टॉप लॉस रखकर खरीदारी करें। पहला टारगेट होगा 575 रुपए का, 575 का। इवेंचुअल टारगेट 585 रुपए का। तो 575 585 के टारगेट के लिए खरीदारी की राय है कैनफिन में। 575 585 के टारगेट कैनफिन होम्स पर खरीदारी की राय आपको आती हुई दिख रही है। चुनिंदा एनबीएफसीज में आपको मूवमेंट जरूर दिखेगा, बाजार भी हल्की फुल्की रिकवरी दिखा रहा है। बट एक एनबीएफसी जिसमें आज बड़ा ब्रेकडाउन आया है वो है एल&टी फाइनेंस। 3.5% टूटा है ये काउंटर। अभी कैनफिन होम्स में तो देखिए अच्छा एक्शन बन रहा है, बट एल&टी फाइनेंस आपको टूटते हुए दिखा। एक बार नितिन जी से राय ली जाए। नितिन जी, एल&टी फाइनेंस सर थोड़ा एक्टिव रहा था ये काउंटर, बट उसके बाद ब्रेकडाउन आया और आज तो काफी कमजोर है। इसकी चार्ट क्या कह रही है सर? एल&टी फाइनेंस का डेटा अभी मेरे पास नहीं आ रहा है सर। ओके, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद दोबारा चेक कर लेंगे एल&टी फाइनेंस पर। बट 3% नीचे है, इस पर रखिए नजर। वायदा कारोबार का वन ऑफ द टॉप लूजर्स आज का, इनफैक्ट टॉप लूजर वायदा कारोबार का यही आपको दिख रहा है। टोरेंट पावर में भी गिरावट है, 4% नीचे ये काउंटर भी ट्रेड कर रहा है। बट टोरेंट फार्मा, इस पर रखते हैं नजर क्योंकि इसके भी नतीजे आने वाले हैं। सिप्ला और रेड्डीज की तो आशीष बात कर दी, जरा टोरेंट फार्मा के बारे में बताएं। दिपांशु, फार्मा कंपनीज में ऐसा लग रहा है कि सबके नतीजे काफी बढ़िया देखने को मिलेंगे, क्योंकि घरेलू ग्रोथ तो अच्छी है। टोरेंट फार्मा में एक खास बात ये भी है कि जो ब्राजील में सेल्स हैं इसमें भी काफी स्ट्रांग मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। मार्जिन्स में भी इस बार जो है बढ़त देखने को मिलेगी। टोटल आय जो है यहाँ पर आपको 13% का इजाफा देखने को मिलेगा। कामकाजी मुनाफा जो है, यानी जिसे एबिटा कहते हैं, वो 31% बढ़ेगा, 538 करोड़ से बढ़कर 707 करोड़। और मार्जिन, जैसे कि मैं कह रहा था कि जितने भी फार्मा कंपनीज है मेरे पास, सब में यही देख रहा हूँ कि मार्जिन में काफी अच्छा एक्सपांशन है। तो आप ये देखिए 26% से बढ़कर 30%, 4% जो है इनके मार्जिन बढ़ते हुए नजर आएंगे। और मुनाफे में भी आप देखिए 31% की जो है ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्यूरेशो करके कंपनी थी, हाल ही में इसका अधिग्रहण किया था, तो इसका भी बेनिफिट जो है सिनर्जी इसमें देखने को मिलेगी। 31% ग्रोथ के साथ मुनाफे में अच्छे नतीजे आएंगे टोरेंट फार्मा के। तो टोरेंट फार्मा के बढ़िया नतीजे आपको आने चाहिए। अच्छे नतीजे ऑन द फेस ऑफ इट दिख रहे हैं। सोना बीएलडब्ल्यू, इसके नंबर, सोना कॉमस्टार भी जिसे कहा जाता है, इसके नंबर्स आ रहे हैं। स्टॉक भी थोड़ा 3% ऊपर ही आपको दिख रहा है। आय 486 करोड़ से बढ़कर 675 करोड़ की आपको आती दिखी, तो लगभग 200 करोड़ से आय बढ़ी है। 86 करोड़ से बढ़कर मुनाफा 107 करोड़ का आते हुए दिखा है। कुणाल जी, चार्ट भी पुलअप कर लें सर। सोना बीएलडब्ल्यू, सोना कॉमस्टार के नंबर्स यहाँ पर आपको अच्छे दिख रहे हैं। कामकाजी मुनाफा 176 करोड़ का आया है, मार्जिन 26% के आपको आते हुए दिख रहे हैं। तो बढ़िया नंबर्स माने जाएंगे जहां तक सोना बीएलडब्ल्यू का सवाल है। स्टॉक भी डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है, 3.5% ऊपर। कुणाल जी, सोना बीएलडब्ल्यू। देखिए, ओवरऑल ट्रेजेक्ट्री तो काफ़ी कमज़ोर है दीपांशु। लगातार स्टॉक पिछले कई महीनों से बाजार को अंडर परफॉर्म कर रहा है। लोअर पीक्स भी चार्ट पर बन रहे हैं, तो ऐसे कोई तुरंत खरीदारी की मेरी राय नहीं है। लेकिन एक शॉर्ट टर्म बाउंस जरूर बन सकता है, और उसमें हो सकता है कि 455 460 के लेवल्स भी आते हुए दिख जाएं। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मूव आएगा, लेकिन कोई ओवरऑल ट्रेंड में कोई बदलाव अभी तक चार्ट पर नहीं दिखता है। तो मेरी राय में जिनके पास पोजीशन है फिलहाल बने रहे, ऊपरी स्तरों पर मुनाफा बांधने की सोचें। तो ये है आपके लिए सोना बीएलडब्ल्यू, जहां पर रखने नजर। ऊपरी स्तरों पर मुनाफा बांधने की भी सोच सकते हैं, बट स्टॉक जबरदस्त मोमेंटम में आ रहा है, नतीजे भी अच्छे हैं। शरद जी, आप कवर करते हैं? नहीं, मैं बहुत एक्टिवली कवर नहीं करता। इलेक्ट्रिक वाला एक्सपोजर इनका है, बट बहुत एक्टिवली मैं नंबर्स नहीं फॉलो करता। ओके, तो ये है आपके लिए सोना बीएलडब्ल्यू। ये तो सेडी साहब का फेवरेट स्टॉक ज्यादा है, सेडी साहब का उनकी रिकमेंडेशन लिस्ट में बार बार लगातार रहा है। आइए रिकमेंडेशन लिस्ट में क्या आ रहा है ये बताएंगे नितिन जी। बिल्कुल, निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका। बताएं नितिन जी। अनिल जी, ये बीटीएससी ट्रेड होगा निफ्टी में, और निफ्टी की 18150 की कॉल ऑप्शन जो 35 में मिल रही है, इसको खरीदेंगे, जिसका स्टॉप लॉस होगा 10 रुपए का, और टारगेट होंगे 60 से 65 रुपए का। अब हम ये देख रहे हैं कि अभी लास्ट 15-20 मिनट में 18100 के आसपास सपोर्ट लिया है मार्केट,
और मार्केट में जो मेन हैवी वेट स्टॉक्स हैं जैसे एचडीएफसी बैंक वो हाईस पे है, एचडीएफसी लिमिटेड भी हाईस पे है। वो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हैवी वेट है उसके कारण कल शॉर्ट कवरिंग आ सकती है क्योंकि बजट भी सामने है और ये कल लास्ट डे है इस मंथ का। तो कुल मिला के लो रिस्क ट्रेड हो सकता है। तो 18150 की कॉल ऑप्शन है जो बीटीएसटी करेंगे, 35 में लेंगे, जिसका स्टॉप लॉस होगा 10 के और टारगेट होंगे 60 से 65 का। तो 60 से 65 के टारगेट आपको यहाँ पर आते हुए दिखेंगे। अनिल जी, इंपॉर्टेंट लेवल्स बाजार ने होल्ड कर लिए हैं सर। 18,125 पर निफ्टी आ रहा है, 42,750 पर बैंक निफ्टी भी आ गया। तो जब से हमने स्ट्रैटेजी ली है वहां से हमने देखा है उन लेवल्स को होल्ड करके धीरे धीरे, कोई ऐसी बड़ी मूव नहीं आई है बट बाजार होल्ड करके धीरे धीरे ओपन आने की कोशिश कर रहा है। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स पर सपोर्ट जरूर बाजार लेते हुए दिख रहे हैं। और सर इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात निकली है तो 200 रन बना लिए इंडिया ने 24 ओवर में बिना कोई सेंचुरी का देखना बहुत स्ट्रेस चल रहा है मेरा अभी। बनने वाली हाँ, दोनों की बनने वाली 98 और 97 पर दोनों है तो बड़ा मतलब मामला स्ट्रेस का। 98 ओके, रोहित शर्मा जी 98 पे है और गिल साहब 98, दोनों 98 पे। इसको कहते हैं पार्टनरशिप है ना, पार्टनरशिप ये है, दोनों बराबर चल रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। तो 2 सेंचुरी बनने की तैयारी में है इस वक्त। और सोचो ये तो टॉस जीत के बॉलिंग लिए इन्होंने न्यूजीलैंड, ये हालत है। चलो 99 के फेयर में रोहित शर्मा साहब हैं और अभी गिल साहब। चलो तो थोड़ी देर में 2 सेंचुरी लगने की तैयारी में, हम आपको बता देंगे, टेंशन ना लीजिए। आइए तब तक बाद सुमित जी तैयार है। देखो सुमित जी की ये खास बात देखनी पड़ेगी आपको। 99 पे है रोहित शर्मा साहब, लेकिन उनका फोकस पूरा चार्ट पर है। तो हमारा भी फोकस सुमित जी पर ही है पूरा, बिल्कुल सुमित के सुपर हिट। जी सुमित जी बताएं सर। अनिल जी, एक सेल कॉल रडार पे आया है। मेटल सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर थोड़ा थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 485, 485 रुपए फ्यूचर्स के अंदर। स्टॉक का नाम है हिंडाल्को। हिंडाल्को पिछले 5 दिनों के लो ब्रेक कर रहा है। हिंडाल्को के अंदर यहाँ से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। हिंडाल्को में यहाँ पे सीएमबी पे बिकॉली करें। जिन्होंने पोजीशंस ली है सेल साइड की वो लोग होल्ड करें, क्योंकि आज एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ साइड वाला कैंडल फॉर्म हो रहा है और 5 दिनों के लो ब्रेक होके लो के आसपास ऐसा लग रहा है क्लोजिंग आएगा। तो 1-2 दिनों के लिए फॉल और देखने को मिल सकता है। ऊपर में स्टॉक का जो रेजिस्टेंस है 492, 494 के आसपास है। 492 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के हिंडाल्को में यहाँ पे सीएमबी में बिकॉली करें। नीचे में जो लेवल देखने को मिल सकते हैं 475 रुपए का इसका पहला टारगेट बनेगा। 475 का लेवल टूटता है तो 470 रुपए तक के लेवल 2-3 दिनों के अंदर हिंडाल्को में देखने को मिल सकते हैं। बिकॉली करें हिंडाल्को में 492 के स्टॉप लॉस से 475 और 470 के टारगेट्स के। ओके, तो ये है आपके लिए राय हिंडाल्को का फ्यूचर बेचने की। 492 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस, 475 और 470 के 2 टारगेट के लिए। आइए वक्त है बैन से बेनिफिट का। आशीष जी 98 99 इनमें कोई शुभमान गिल और रोहित शर्मा के स्कोर नहीं बता रहा और 100 ये कल 3 स्टॉक थे जहां पर आपकी पोजीशन बनी थी, तीनों में से एक भी नहीं आया। क्यों पोजीशंस कट गई सर, रोल ओवर छोटा हफ्ता है, नर्वस 90 में आकर अटक गई है। हाँ बिल्कुल सर। आज क्या सीन है? आज देखो, आज तो क्लैरिटी है सर। 3 स्टॉक है हमारे पास बैन में और कल ये लिस्ट हो जाएगी खाली, क्योंकि एल&टी फाइनेंस तीनों बार, हाँ तीनों बार, थैंक गॉड, लोगों पक्का तीनों बार है। एल&टी फाइनेंस हो गया 78, पीवीआर है 73 और डेल्टा कॉर्प है 73। तो ये तीनों 80% से नीचे आ गए हैं, पक्का बैन से बाहर आ जाएंगे। और अच्छी बात है कि सर कल की तरह आज कोई ऐसा स्टॉक नहीं जो आपको ट्रिक कर रहा है 95% से ऊपर। सिर्फ इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस है जो 94.6 है, 95% के ऊपर भी नहीं है। तो कॉन्फिडेंस है सर कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस एटलीस्ट एक दिन के लिए तो बैन में नहीं आएगा। लेकिन जो 3 स्टॉक हमारे पास हैं फिलहाल, ये तीनों बैन से निकल जाएंगे। तो तीनों को मौका मिलेगा जिन जिन लोगों की पोजीशन है लॉन्ग या शॉर्ट रोल ओवर करने का। बिल्कुल। वैसे तो हमको तो पहले से भरोसा, जब 98, 99 और 100 वाला नहीं आया तो बाकी छोटे मोटे तो आने का कोई सवाल ही नहीं है। तो चलिए 100 आ गई। हाँ रोहित शर्मा की। हाँ तो चलिए, आपने सही वक्त पर खत्म किया। रोहित शर्मा साहब की सेंचुरी हो चुकी है, 100 पे नॉट आउट, और अब शुभमान गिल लगाएंगे सेंचुरी। बिल्कुल। तो चलिए ये है आपके लिए बैन से बेनिफिट। तो चलिए बैन से बेनिफिट अपडेट आपके लिए आते हुए दिख रहा है। डेल्टा कॉर्प इनफैक्ट आज अच्छे मूड में दिख रहा है। सुबह से ही थोड़ा एक्टिव था और फिर अच्छी मूव भी आई है। 3% ऊपर डेल्टा ट्रेड भी इस समय कर रहा है। बंसी जी जरा देखें सर, डेल्टा का चार्ट डेज हाई पर है इस समय।
बिल्कुल दीपांशु, इसके अंदर हम देखें तो एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, डेल्टा कॉर्प एक प्रबल दावेदार है खरीदारी का, शॉर्ट कवरिंग का। 207 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और दीपांशु नजर रखनी चाहिए यहाँ पर 216, 217, 216, 217 के लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए। अगर ये वाला जोन निकल जाता है तब एक बड़ा उछाल टूवर्ड्स 225 का देखने को मिलेगा। 225 तक के लेवल्स भी आ सकते हैं डेल्टा कॉपर, इस पर आपको रखनी पड़ेगी नजर। फिलहाल मोमेंटम में आ रहा है काउंटर। आइए फिर 3:20 हो रहे हैं, बाजार भी निचले स्तरों से थोड़ा सपोर्ट लेकर ऊपर आए हैं। लेते हैं अनिल जी की आज की फाइनल मार्केट स्ट्रेटजी। और सर सेंचुरी हो गई दोनों की, शुभमन गिल ने भी सेंचुरी कर ली है, रोहित शर्मा मैं भी इसलिए इंतजार कर रहा था कि मैंने कहा हो जाए तो उसके बाद मैं शांति से कमेंट्री दे पाऊँ। तो मैं अब तनाव मुक्त हूँ। नहीं 99 पे तो है, एक रन बाकी है। हाँ, लेकिन क्या 71 बॉल में 99, जबरदस्त स्पीड देखो। और आई मीन स्ट्राइक रेट स्पीड क्या 25 ओवर में 200 रन, तो बाकी 25 में कम से कम 250 तो बनने चाहिए। सर 400 आज तो 400 चाहिए। आज नहीं 400 तो इस स्पीड से वैसे ही बनने चाहिए। अभी तक तो एक भी विकेट गिरा नहीं है। आज तो 450 का दिन है दीप, कोशिश चलिए अब दोनों की होगी। थैंक यू। अब आपको जो पूछना है पूछो। हाँ, बोलो क्या चाहते हो। हाँ, कमेंट्री भी वैसे मैच वाली ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बट 50 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स, 30 पॉइंट नीचे नैस्डैक फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। यूरोप के बाजार हम देख रहे हैं, 0.5% नीचे यूके है, बट अदरवाइज यूरोप के बाजार ठीक ठाक ट्रेड कर रहे हैं। कच्चा तेल भी थोड़ा फिसला है, रुपया आज कमजोरी दिखा रहा है। 0.5% की गिरावट, आज सबसे बड़ा कंसर्न रुपया है, बाजार उतना नहीं है, बट क्या करके जाना है बताएं सर। फ्रेश पोजीशन बनाने की राय नहीं, क्योंकि अभी जो इमीडिएटली आपकी ट्रेडिंग रेंज है वो निफ्टी पर 18,000 और 18,200 की है, और बीचों बीच में आप बंद 18,100 पर। तो फ्रेश पोजीशन अगर आप बनाना ही चाहते हैं, लॉन्ग या शॉर्ट, लॉन्ग बनाते हैं तो आप ये मान के चलें 18,000 आएगा तो और ऐड करना है, शॉर्ट बनाते हैं तो 18,200 आएगा तो और शॉर्ट करना है, वो कंडीशन में बनाए। तो बीचों बीच में बंद हो रहे तो मेरे ख्याल से कोई करने की जरूरत है। देखो आज भी और रोज मार्केट दिन में आपको मौका देता है, खुलने के बाद रोज मौका दे रहा है। करेक्ट, क्यों करना है? ओवरनाइट रिस्क रखते भी क्यों? समझो अगर कल आपने लॉन्ग नहीं भी किया, आज समझो 100 पॉइंट ऊपर, 80 पॉइंट, 75 पॉइंट ऊपर खुला, फिर भी आपको मौका मिला ना 18,200 पर बेचने का। तो किसी न किसी एक सिरे पर तो मार्केट रोज पहुंच ही रहा है ट्रेडिंग रेंज में। तो फ्रेश पोजीशन ओवरनाइट नहीं रखिए, कल की कल बनाइए। है आप रहने दीजिए, 18,000 का पुट, 18,200 का कॉल। अगर आप लॉन्ग या शॉर्ट कुछ है हेज करना चाहें तो नहीं भी करें तो कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं। राइट, क्लियर है। ये तो होगी निफ्टी। बैंक निफ्टी 42,700 के ऊपर बंद हो रहे हैं, उसके आसपास बंद हो रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, आपकी लॉन्ग पोजीशन है, 42,500 का पुट रखिए, शॉर्ट है 43,000 का कॉल ऑप्शन रखिए। नई पोजीशन कुछ नहीं बनानी, और अगर बनाना ही चाहें तो ये सोच के बनाएं कि 42,500 आएगा तो मैं और लूंगा, और शॉर्ट करें तो ये मान कर चलें कि 43,000 आएगा तो और शॉर्ट करूंगा। ये मार्केट ऐसा है, आपको दो ही तरीके से ट्रेड करना है, या तो किसी ट्रेडिंग रेंज के निचले सिरे पर आए तो वहां खरीदना है, ऊपर आए तो बेचना है। और बीच में अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हैं, जैसे कि अभी 42,500 43,000 की रेंज है, 18,000 18,200 की रेंज है, उसके बीचों बीच में अगर कोई ट्रेड ले रहे हैं तो वो ट्रेड लेने का यही तरीका है कि आपको एवरेज करना है। आमतौर पर आप ट्रेडिंग करते हो तो एवरेज करने की राय नहीं होती है, लेकिन जब ट्रेडिंग रेंज में फंसे हो तो एवरेज करने की राय आपको बनती है, और वो भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में। क्लियर है? क्लियर है सर, थैंक यू। ठीक है, ओके। तो ध्यान रखिए पोजीशन उसे करें, कल एक्सपायरी भी है, थोड़ी वॉलेटिलिटी वहां से भी आपको बनती हुई दिख सकती है। देखते हैं कैसा मूव आएगा। आइए नंबर्स के लिहाज से डिक्सन टेक, ये भी एक और इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं जो आना है कल। आशीष से जान लेते हैं इसका भी अनुमान। आशीष बताइए डिक्सन टेक यहाँ पे क्या हो सकता है? दीपांशु ठीक ठाक, इनफैक्ट अच्छे नतीजे कहे जाएंगे, क्योंकि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर लाइटिंग सेगमेंट हो, यहाँ पर काफी बढ़िया ग्रोथ है। सिर्फ मोबाइल फोन्स में थोड़ी सी धीमापन आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन जो PLI बेनिफिट्स थे इसका असर आपको इस तिमाही में देखने को मिलेगा। तो टोटल रेवेन्यू में आपको 22% का इजाफा नजर आएगा, यानी 3,073 करोड़ से बढ़कर 3,762 करोड़ रहेगी इनकी टॉप लाइन यानी आय। कामकाजी मुनाफे के तौर पर देखें तो 40% की बढ़िया ग्रोथ है, 103 करोड़ से बढ़कर 144 करोड़, और मार्जिन में भी अच्छा खासा इजाफा है, 3% से बढ़कर 4% के इजाफे। और खासतौर पर अगर आप देखें तो सबसे बढ़िया लग रहा है मुनाफे का आंकड़ा, जहां पर आपको 83% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है, यानी 46 करोड़ से बढ़कर 84 करोड़ सीधे जो है मुनाफा आपको देखने को मिलेगा। अच्छे नंबर्स आएंगे हर लिहाज से, बढ़िया नंबर्स आएंगे हर लिहाज से।
डिक्सन टेक, इस पर रखनी है आपको नजर। स्टॉक वैसे ज्यादा रेडार पर रिसेंटली आए नहीं, अंबर एंटरप्राइजेस के आज नंबर्स आए थे, वो काउंटर भी फोकस में था ही। डिक्सन टेक कुछ ज्यादा खास इस समय मूव दिखा भी नहीं रहा है, देखते हैं इस पर कैसी मूव आती है। बट कुछ स्टॉक्स हैं जो आपके रेडार पर रहने चाहिए। अब क्लोजिंग पर हम जा रहे हैं और आई थिंक एक्सपायरी रिलेटेड मूव्स भी कई सारे काउंटर्स में आपको आती हुई दिखेंगी इस समय। इंडिया बुल्स हाउसिंग देखिए 4% टूट रहा है, अब 130 का लेवल भी इसने अभी भी तोड़ा है, तो इस पर एक फ्रेश सेलिंग प्रेशर बन रहा है। एल&टी फाइनेंस और इंडिया बुल्स हाउसिंग दोनों पर आपको प्रेशर बनते हुए दिख रहा है। कैश का ऑप्शन लेते हैं सुमित जी की तरफ से। सुमित जी बताएं सर। दीपांशु, कैश का ऑप्शन में स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन है और पुट लेने का सलाह होगा, क्योंकि कुछ कुछ स्टॉक्स में थोड़ा वीकनेस देखने को मिल रहा है और ऐसा लग रहा है कि वीकनेस 1-2 दिन और देखने को मिल सकता है। तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका अभी फ्यूचर्स में भाव चल रहा है 503 रुपया, 504 रुपया। स्टॉक का नाम है जुबिलिएंट फूड। जुबिलिएंट फूड के अंदर सेलिंग प्रेशर है, यहां से दबाव देखने को मिल सकता है। तो ऑप्शन के अंदर यहाँ पे जुबिलिएंट फूड का 500 वाला पुट लेने का सलाह रहेगा, जो कि 13 रुपये 50 पैसे, 13 रुपये 60 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। जुबिलिएंट फूड के अंदर यहां से गिरावट देखने को मिल सकता है। स्टॉक का स्ट्रक्चर वैसे भी वीक है और बहुत दिनों पहले मैंने कहा भी था द स्टॉक विच इज नॉट लुकिंग गुड इज जुबिलिएंट फूड। तो ये स्टॉक अभी भी वीक है, यहां से और दबाव देखने को मिल सकता है। 500 का लेवल जैसे ही टूटेगा 490 480 रुपए तक के लेवल जुबिलिएंट फूड में देखने को मिल सकते हैं। 500 का पुट यहाँ पे खरीदारी करें, 10 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में जो टारगेट बनेगा 18 रुपए का पहला, 20 रुपए का दूसरा। जुबिलिएंट फूड का 500 का पुट 10 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करना है 18 से 20 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए जुबिलेंट फूड पर राय। 500 रुपए वाला पुट ऑप्शन खरीदना है, 13.5 रुपए के आसपास खरीदिए इसको और स्टॉप लॉस लगाइए। 10 रुपए का टारगेट रखिएगा आप, 18 से 20 रुपए का। यहाँ पर बिक वाली की राय पुट ऑप्शन के जरिए आती हुई। बिल्कुल, जुबिलेंट फूड इस समय पार्टिसिपेट। डाउ फ्यूचर थोड़े नीचे हुए हैं दीप, 50 पॉइंट के आसपास का नुकसान डाउ फ्यूचर में है, 30 पॉइंट के आसपास का नुकसान नैस्डैक फ्यूचर, हालांकि ज्यादा नहीं है लेकिन शायद थोड़ी सी ऊपर के लेवल पे वापस जो रिकवरी आई थी वो ढीली इसीलिए हुई है। हमारा मार्केट भी अभी थोड़ा सा ऊपर से नीचे आया, 18,150 के आसपास निफ्टी ने पहुंचने की कोशिश की थी, वहां से अब 18,100 और बैंक निफ्टी भी 42,750 775 तक पहुंचने की कोशिश करता हुआ दिखा था। अब हल्का सा नीचे इसी वजह से आपको दिखेगा। ओके, एक दो फाइनल कॉल्स लेनी है सर। एक्सिस बैंक, हालांकि नंबर्स इस पर अच्छे आए थे पर जैसा आप कह रहे थे बाकी बैंक्स ऑलरेडी अच्छे नंबर्स पोस्ट कर चुके थे, तो बाजार ने इस पर अच्छा रिएक्शन नहीं दिया। एक बार नितिन जी से एक्सिस बैंक पर राय ली जाए। नितिन जी, टॉप लूजर निफ्टी का 2.5% नीचे एक्सिस बैंक, 910 का लेवल सर। ये इसमें रिजल्ट्स के पहले ऑलरेडी मूव आ चुकी थी, अब उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। नॉर्मली बिफोर मूवमेंट हमें मिल चुकी है, तो अब ऐसा लग रहा है कि ये नीचे 880 की तरफ आना चाहिए, अभी 910 के आसपास है, तो इस लेवल पे बाइंग सही नहीं है। इससे बेटर है कि आप एचडीएफसी बैंक, वहां पे ज्यादा बेहतर अट्रैक्शन है, वो नए हाइस की तरफ भी मूव कर रहा है। तो एक्सिस बैंक में ऐसा लग रहा है कि 880 की तरफ गिर के आ सकता है। और एचडीएफसी दोनों ही मूव कर रहे हैं, 1-1.25% की मूव दोनों काउंटर्स पर आते हुए दिख रही है। 1700 के करीब आपको एचडीएफसी बैंक आ रहा है इस समय। शरद जी, एल&टी वैसे तो रीसेंट रन अप बहुत स्ट्रांग रहा है, 2 दिनों से थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, वापस 2200 के लेवल पर आए। एंट्री के लिए अच्छे लेवल से है सर, या फिर थोड़ा और इंतजार करना चाहिए एल&टी के लिए? हम अपने पीएमएस में भी होल्ड करते हैं ये स्टॉक, बट अगर आप फ्रेश बाइंग के हिसाब से सोच रहे हैं तो मुझे लगता है थोड़ा सा वेट करना चाहिए, थोड़ा करेक्शन और आता है तो बेटर होगा एंट्री लेना। पॉजिटिव साइड पे ये है कि एल&टी फाइनेंस, एलटीआई, माइंट्री, ये दोनों एंटिटीज में काफ़ी बढ़िया री रेटिंग आने वाले समय में हो सकती है। डिफेंस के बिजनेस में काफ़ी बढ़िया इंप्रूवमेंट आ सकती है। जो कैपेक्स ड्रिवन इंडिया स्टोरी की हम बात करें उसका भी फायदा एल&टी को मिलना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म में मैं एल&टी पे काफ़ी बुलिश हूँ, बट पोजीशन लेने के हिसाब से मुझे लगता है ये भाव में आप थोड़ा सा करेक्शन का वेट करिए। 5-7% करेक्शन मिलती है तो वहाँ पे एंट्री लेना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे लगभग करंट वैल्यूएशन पे करंट जो ट्रिगर्स हैं वो लगभग फुल्ली वैल्यूड है। 1.5-2 साल में थोड़ी बहुत रेटिंग की हम उम्मीद कर रहे हैं। तो थोड़ा री रेटिंग आएगी, करंट वैल्यूएशन पर नहीं, थोड़ा नीचे आने दीजिए तो आपके लिए अच्छे एंट्री पॉइंट भी बन जाते हैं। बट एल&टी पर रखिए नजर, रिसेंटली काफी अच्छी मूव रही है, बट आज आप देख रहे हैं थोड़ा एक्सपायरी रिलेटेड मूव भी यहाँ पर आपको आती हुई दिख सकती है, जिसकी वजह से वीकनेस है। सेल एक और काउंटर जो काफी अच्छे मूवमेंट में था पिछले हफ्ते, 90 तक के लेवल्स आए, वहां से अब करेक्ट होकर वापस वहीं पर आ रहा है। सुमित जी, सेल में क्या रहा है कल एक्सपायरी से पहले सर? आज डेज लो पर बंद होते हुए दिख रहा है। हाँ, थोड़ा और प्रॉफिट बुकिंग आएगा दीपांशु, क्योंकि ये सारे मेटल सेक्टर के अंदर मोमेंटम बन रहा है और सेल ने वैसे भी पिछले 10 से 15 दिनों के अंदर लोअर लेवल से बहुत बढ़िया मूव दिखाया है
और सेल के अंदर इतना बढ़िया मूव के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग वैसे भी स्वाभाविक है। तो 90 रुपए के नीचे ही अगर आता है तो इसके अंदर 87 से लेके 85 तक का मूव एक बार इस प्रॉफिट बुकिंग के अंदर देखने को मिल सकता है। फ्रेश बाइस के अंदर बनेगा जब ये 92 के ऊपर क्लोजिंग देगा। 92 के ऊपर क्लोजिंग देने पे 100 रुपए के लेवल दिखाएगा। फिलहाल 1-2 दिन वेट करें। मेटल सेक्टर के अंदर प्रॉफिट बुकिंग है, सेल यहाँ से 5 रुपए का गिरावट दिखा सकता है। ओके, तो सेल पर रखिएगा नजर, ये काउंटर भी रेडार पर रहेगा। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। और इवेंटफुल डे नहीं रहा है बाजार के लिए, थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको फिर भी दिखा, बट अच्छी शुरुआत के बाद हमने देखा है कि हमारे बाजार आपको फिसलते हुए दिख रहे हैं। विकेट भी गिर रहे हैं, शुभमन गिल भी आउट हो गए, रोहित शर्मा भी आउट हो गए, तो ओपनर्स सेंचुरी बनाकर दोनों आपको आउट होते दिख रहे हैं। निफ्टी की बात करें, टॉप गेनर टाटा मोटर्स 3.5% ऊपर, 3.25% ऊपर मारुति। दमदार नतीजे मारुति के आए हैं, कल आएंगे टाटा मोटर्स के नंबर्स। बजाज ऑटो भी अच्छे मोमेंटम में था। तो टॉप 3 गेनर्स तीनों ऑटो स्पेस से ले आपके दिखे हैं। एचडीएफसी बैंक यहाँ पर आपको अच्छी मूव आती दिखी है। ब्रिटानिया में अच्छे एक्शन था। टीसीएस, आईटीसी, टेक महिंद्रा, टाइटन, भारती इन्फी, यहाँ पर भी आपने पॉजिटिविटी दिखी। बट एक्सिस अच्छे नतीजों के बावजूद निफ्टी का टॉप लूजर है, 2.5% नीचे ये काउंटर। डॉक्टर रेड्डीज नतीजों से पहले 2% कमजोर। हिंडाल्को, अभी सुमित जी की सेल कॉल भी आई थी। एसबीआई लाइफ, जेएसडब्ल्यू स्टील, एलएनटी, टाटा स्टील, कोटक, एसबीआई, डिवीज, सन फार्मा, यूपीएल और रिलायंस, यहां पर आपने वीकनेस देखी है। वायदा कारोबार की तरफ आए, टॉप गेनर टाटा मोटर्स ही था, तो निफ्टी वायदा कारोबार दोनों का टॉप गेनर टाटा मोटर्स था। पीवीआर बैंड से बाहर आने की तैयारी में 3.5% ऊपर। डेल्टा बैंड से बाहर आने की तैयारी में 3% ऊपर, ये काउंटर भी रहा। बट वीकनेस टाटा कम्युनिकेशंस, यहाँ पर भी अच्छे नंबर थे, बट थोड़ी मुनाफा वसूली, क्योंकि ऑलरेडी नंबर से पहले 200 रुपए भाग चुका था स्टॉक। सिंजीन, आरबीएल, इंडिया बुल्स, टोरेंट पावर, बलरामपुर और सन टीवी, यहाँ पर भी वीकनेस देखी है। रिकॉर्ड रह गया आज बिल्कुल थोड़ा सा ठंडा सा माहौल रहा, लेकिन हम बजट को लेकर हमारी तैयारियां जोरों पर, और बजट की पाठशाला का इंतजार आपको हर साल रहता है, तो हमने वरिंदर बंसल के साथ आपके लिए इस बार भी बजट की पाठशाला का कर दिया है इंतजाम। कौन से हैं वो आंकड़े जो आपको ध्यान में रखने हैं और किन बातों पर बजट में रखनी है नजर, आइए देखिए एक झलक। क्या टैक्स कलेक्शन रहेगा सरकार की उम्मीद से ज्यादा? लेकिन क्या आपका और हमारा टैक्स होगा कम? क्या सरकार करेगी ग्रोथ के लिए मोटा खर्च? और इस ग्रोथ को बढ़ाने के लिए पैसे कहां से आएंगे? शेयर बाजार के टैक्सेस के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये तो कभी नहीं। मिलेंगे आपको इन सारे सवालों के जवाब। देखिए मेरे और वरिंदर के साथ बजट की पाठशाला, सिर्फ जी बिजनेस पर। तो सारे सवालों के जवाब मिलेंगे बजट की पाठशाला में कल दोपहर 1 बजे। कल एक और विशेष आयोजन आपके लिए, जो गणतंत्र दिवस के मौके पर बिल्कुल हम आपके लिए लेकर आएंगे 11 बजे एक विशेष शो, वो भी आप मिस मत कीजिएगा, जहाँ पर हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की इकोनॉमी से जुड़े हुए कुछ मजबूत स्टॉक आपके पोर्टफोलियो को देंगे ताकत। इन पर होगा हमारा विशेष शो कल 11 बजे। 1 बजे 2 विशेष शो मिस नहीं करना है। आज शाम का भी एक विशेष शो। सोने ने आज एक और इतिहास बना दिया है। घरेलू बाजार में सोना MCX पर 10 ग्राम का भाव 57,000 रुपये के पार निकल चुका है, और ये इतिहास में पहली बार हुआ है। सवाल ये कि शादी के सीजन में महंगे सोने के बीच ज्वेलरी कैसे खरीदी जाए, और सस्ती ज्वेलरी खरीदने के विकल्प क्या हो सकते हैं, और क्या आने वाले दिनों में सोना और महंगा हो सकता है। इसी पर हमारा खास शो, शादी का महीना, सोने ना दे सोना। क्या बात है, बढ़िया। सोने ने जिसको खरीदना उसकी तो नींद उड़ा दे, और जिसके पास है उनकी तो बस चांदी ये समझ लीजिए। शाम 5:26 पर विशेष शो, शादी का महीना, सोने न दे सोना। महंगाई, महंगे कर्ज और मंदी की आशंका ने रियल एस्टेट सेक्टर पर असर डाला है। इसके चलते घरों की बिक्री में आ रही है गिरावट। बिल्डर्स के पास इन्वेंट्री है तो सही, लेकिन खरीदार नहीं मिल रहे। आज शाम को हम इसी पर करेंगे बातचीत। हम जानेंगे कि एक आम घर खरीदार को क्या करना चाहिए। जिन बिल्डर्स ने पिछले दिनों मांग में बढ़त देख के दाम बढ़ा दिए थे, क्या उनके घरों की कीमतों में कुछ कमी होगी? कर्ज महंगा है तो दरों में फिलहाल कटौती की कोई गुंजाइश तो है नहीं। ऐसे में एक घर खरीदार की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, इस पर विशेष चर्चा होगी हमारी। लेना है घर तो कैसा डर। हमारे साथ होंगे एक्सपर्ट सारे के सारे। गुलाम जिया साहब होंगे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नाइट फ्रैंक के, मोहित गांग साहब CEO मनी फ्रंट से, और अस्विंदर आर सिंह CEO रेसिडेंशियल भारत अर्बन से जुड़ेंगे हमारे साथ इस चर्चा में आपका साथ देने के लिए।
अब आइए हमारी विशेष बुलेटिन इंडिया 360 डिग्री रात के 8 बजे प्राइम टाइम बजट स्पेशल सीरीज में आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की। वित्त मंत्री इस बार बजट में एआई और रोबोटिक्स, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए विशेष पॉलिसी ला सकती है। बताएंगे कि किस तरह से बढ़ावा मिल सकता है शाइनिंग इंडिया का हाईटेक बजट। ये हमारी आज की कवर स्टोरी आपके लिए। पुरानी पेंशन योजना को लेकर देश भर में कई तरह की चर्चाएं चल रही है और इस बीच कई राज्यों ने इस पुराने सिस्टम को फिर से लागू किया है। वही राज्यों में अभी भी नई पेंशन योजना लागू है कुछ राज्यों में। तो हम बताएंगे कि क्या है फर्क ओल्ड पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम में और क्यों इसे सारे राज्य लागू अलग अलग तरीके से कर रहे हैं और इससे कैसे इकोनॉमी की टेंशन बढ़ सकती है। ओल्ड पेंशन, इकोनॉमी की टेंशन, ये हमारी दूसरी कवर स्टोरी आपके लिए। बाजार बंद 18118। जी हाँ, यही बात मैंने आपको कल भी बोली थी, तो फिर यही बात आज मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि पूरे 1/4 पॉइंट निफ्टी में बदलाव हुआ। यानी कि कल जहां से हमने बंद किया था 3:30 बजे, घूम फिर कर आज वापस, कल भी यही बंद था, आज भी यही बंद है। 1 पॉइंट भी इधर का उधर हुआ नहीं है। टस का मस इतना डल एक दिन पहले एक्सपायरी 18,118। कल भी इसलिए मैंने कहा याद रखना इजी है। और कल 90.90 था। आज भी याद करना इजी है 0.25 पॉइंट, इतना ही बदला है निफ्टी में बदला। सेंसेक्स 37 पॉइंट ऊपर 87 अंक नीचे बैंक निफ्टी। ये है आज की आपके लिए फाइनल क्लोजिंग। थैंक यू वेरी वेरी मच। विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी और सुमित जी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए। शरद जी और नितिन जी, मोदी जी माफ कीजिएगा, हिमांशु जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारा साथ देने के लिए। क्लोजिंग शो में कल सुबह आप सबसे होगी फिर मुलाकात। मुझे और दीप को इजाजत दीजिए और तैयार है हमारे साथ मृत्युंजय सोने चांदी के जबरदस्त एक्शन को। मृत्युंजय।